गुड मॉर्निंग दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज के इस 3 दिन के शिविर में, 3 डेज कैंप। और ये जो सेशन है हमारा, ये 9:55 पे शुरू होने वाला था। मेरे ख्याल से हम आधे घंटे ऑलरेडी लेट है ना। तो यहीं से शुरू करते हैं हमारी पहली जो सीख है, और वो ये कि यहाँ पे इन टोटल देयर आर अबाउट 140 पार्टिसिपेंट्स, जिसमें करीब 113 या 14 पेशेंट्स हैं, बाकी उनके केयर टेकर्स हैं साथ में। और मैंने देखा, मेरे पास ये लिस्ट है आपके सारे प्रोफाइल की, आई विल कंप्लीट लिस्ट विद मी। और इसमें लगभग सारे स्टेट से पेशेंट्स हैं, बिहार से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, पंजाब से, हर जगह से हैं। महाराष्ट्र से बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र से कितने हैं? मेनी ऑफ यू, है ना, आप देख ही रहे हैं अपने आसपास। गोवा तो लास्ट मोमेंट पे भी आए हैं, है ना, यस। केरला, हाँ, सारे लगभग सारे स्टेट से है। यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, 72 आवर्स, है ना। इस 72 आवर्स में वी हैव टू गिव द मैक्सिमम, है ना। तो हर वर्ड जो हमने आपके लिए, हर जो शेड्यूल बनाया उसको देखते हुए बनाया है। 4 अलग अलग देशों से भी हैं। फिलीपींस से राजेंद्र सिंह हैं यहाँ पे, यस, फिलीपींस से हैं। कनाडा से डॉक्टर मिसेस एंड मिस्टर जलान है यहाँ पे। नेपाल से उमा शंकर अग्रवाल एंड सनत कुमार पिया हैं। ओल्डेस्ट पेशेंट जो यहाँ पे हैं 79 ईयर्स के हैं, चमन लाल जी हैं यहाँ पे। हाँ, आप सबसे ओल्डेस्ट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 52% ऑफ यू 52% ऐसे पेशेंट हैं जो डायबिटीज़ की दवा भी लेते हैं, आधे से ज़्यादा। और 1/3 ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं। और ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी मैंने जो आपके किसी न किसी के प्रोफाइल में ना हो। कैंसर के करीब 7 लोग हैं यहाँ पे, टू बी वेरी प्रिसाइज 7 पीपल। कार्डिक 14 हैं, किडनी फेलियर के 6 हैं। लगभग हर तरह, सिजोफेनिया, पार्किंसन, डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस, हर तरह के एलिमेंट के पेशेंट्स यहाँ पे हैं। इंटरेस्टिंग बात, इम्पॉर्टेंट बात है कि अलग अलग बीमारी, अलग अलग मेडिकल हिस्ट्री, ये 3 दिन में क्या हो पाएगा? ये एक सवाल दिमाग में आपके होना चाहिए या होगा। व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव। 3 दिन, घड़ी तो स्टार्ट हो ही गई है, 3 दिन स्टार्टेड ऑलरेडी, राइट। यहाँ पे मैंने देखा है कि आप में से बहुत सारे पेशेंट्स जिसकी मेडिकल हिस्ट्री हमने ली, वो 25 साल 30 साल से बीमार है। 3 डेकेड्स, यानी कि पिछले 30 साल से लगातार दवाइयाँ ले रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज़ की ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं, किसी भी बीमारी की ले रहे हैं। 30 साल, अगर 30 साल से दवाई लेते हुए हम ठीक नहीं हुए उस बीमारी से, इसका मतलब ये, अगर वही दवाई लेते रहे तो ठीक तो नहीं होंगे ना। तो फिर भी तो हम रोज सेम करते हैं। सेम एक्शन कैन ब्रिंग द सेम रिजल्ट, वो हमारे सामने, हमारे आसपास, और हम खुद भी हैं। दवाई हम ले रहे हैं और दवाई बढ़ती जा रही, काइंड ऑफ मेडिसिन, टाइप ऑफ मेडिसिन, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, टाइप ऑफ सिम्टम्स, डिस्कम्फर्ट बढ़ते ही जा रहे हैं ना। इसका मतलब अगर वही चीज आगे भी आप करते जाएं तो ये और बढ़ता जाएगा। आप में से वो लोग जो पिछले 10 साल से दवाई ले रहे हैं, तो ऐसे भी हैं जो 30 साल से ले रहे हैं। तो उस 30 साल वाले को अपने भविष्य के रूप में आप देख सकते हैं कि अगर मैं 20 साल और भी ऐसे दवाई लूं तो मैं ऐसा बन जाऊंगा। और वो बड़ा दुखदायी पिक्चर है, बड़ा ही पेनफुल पिक्चर है। मतलब ये कि एक बात आप जरूर मानेंगे, कुछ तो बदलना पड़ेगा। यही चीज अगर लगातार करते रहेंगे तो रिजल्ट सेम ही आना है। उसके जो लोग 5 साल से दवाई ले रहे हैं, उनके पास भी 30 साल वाले एग्जाम्पल यहीं पे बैठे या आपके आसपास बैठे, तो ये श्योर है कि आगे बढ़ के वो सब गड़बड़ी होने वाला है, और हर दिन वो ज़्यादा गड़बड़ होने वाला है। तो वी हैव टू चेंज समथिंग। ये तो डिसाइडेड है, तभी आप यहाँ पे हैं, है ना।
तो अब कोई बहुत ही कॉमन बात है, हम एक सिंपल बीमारी से शुरू करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, क्योंकि ये बहुत सिंपल माना जाता है एमंग ऑल द डिजीज़, सिर्फ एक गोली खाओ। फिर आगे जाके जब किडनी फेलियर होता है, हार्ट डिजीज़ होता है, तो बोलते हैं डायबिटीज़ की वजह से हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन डायबिटीज़ की वजह से कहाँ हो गया? आप डायबिटीज़ का सिंपल मतलब अगर देखें, उसका सिर्फ एक मतलब है, डायबिटीज़ मीन्स हाई शुगर इन द ब्लड, यही मतलब है। डायबिटीज़ का मतलब, डायबिटीज़ कोई बीमारी की श्रेणी में नहीं आता। डायबिटीज़ का मतलब लिटरली अगर देखें, मेडिकली देखें, आपके ब्लड में जितना शुगर होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा कितना ज़्यादा वो एक अलग बात है, वो अलग कभी डिस्कस करेंगे, उससे ज़्यादा, दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़। अब जब आप दवा ले रहे हैं, जो लोग दवा ले रहे हैं, तो शुगर तो फिर ज़्यादा रहा ही नहीं, शुगर तो उतना ही रहा जितना होना चाहिए, फिर कहाँ से आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए, राइट? अगर लगातार शुगर ज़्यादा रहे तब बोलेंगे कि ही इज़ ए पेशेंट ऑफ डायबिटीज़, लेकिन वो लगातार शुगर ज़्यादा ना रहे इसीलिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं, उससे आपने शुगर को लेवल के अंदर रख दिया, तो यू आर नो मोर हाई ब्लड शुगर पेशेंट, क्योंकि आपके बॉडी में हाई ब्लड शुगर तो अब है ही नहीं ना। अब जब 20 साल से वो दवा ले रहे हैं और ब्लड शुगर मेंटेन कर रहे हैं, जब किडनी फेलियर हो रहा है, तो वो ये ना बोल के कि डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेलियर है, आपको ये बोलना चाहिए कि डायबिटीज़ की दवा की वजह से किडनी फेलियर है। डायबिटीज़ मतलब, डायबिटीज़ जब भी बोलेंगे, डायबिटीज़ को भी सिंप्लीफाई कीजिए, डोंट से डायबिटीज़, से हाई ब्लड शुगर, बट हाई ब्लड शुगर तो है ही नहीं, लगातार वो अपना ब्लड शुगर 150 तो मेंटेन कर ही रहे, तो हाई ब्लड शुगर है कहाँ? फिर किडनी फेलियर क्यों हो गया? ब्लड शुगर नॉर्मल है, किडनी फेलियर हो गया, दैट मीन्स जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने के लिए, इस केस में वो दवा हो सकती है या इंसुलिन हो सकता है। आप में से 11 पेशेंट इंसुलिन पे हैं, हैवी डोज ऑफ इंसुलिन, उनमें से कुछ, क्या उनको आज भी इंसुलिन लेना पड़ेगा उतना ही जितना कल लिया था जब घर पे थे? द आंसर इज नो। कल कितना लेना पड़ेगा? उससे भी कम। परसों कितना लेना पड़ेगा? उससे भी कम। ये आप देखेंगे अपने आसपास, इन्हीं 3 दिनों में होते हुए देखेंगे, आज से ही देखेंगे। इसका मतलब ये है कि एक तरीका है कि जो भी कुछ हम दवा के माध्यम से करना चाहते हैं, वो बॉडी को खुद भी हम इंस्ट्रक्शन देके, माहौल बना के बॉडी से करा सकते हैं। हमने ये चीज़ देखा किडनी फेलियर में, ऐसे पेशेंट जिनको, जो डायलिसिस पे थे और डायलिसिस के बाद भी उनका बॉडी में पानी जमना ख़त्म नहीं हो रहा था कि अब तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, वो लोग ठीक हो जाते हैं, किडनी पूरा रिवाइव हो जाता है, हर बार रिवाइव होता है, और वो उनकी दवाइयाँ छूट जाती हैं। तो जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, आगे आज और डिटेल में बताएंगे, ऐसे बच्चे जिनको खून नहीं बनता या ठीक से खून नहीं बनता, हमें कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे बॉडी में कितना खून बन रहा है, एटलीस्ट इस बैच में तो। थैलेसीमिया के पेशेंट नहीं इस बैच में, और ऐसे पेशेंट होते हैं तो हम उनको अलग एक और बैच बनाते हैं नॉर्मली, राइट, इसलिए नहीं है यहाँ पे। तो जिस प्रकार आपके स्कूटर या कार में आप ध्यान रखते हैं कि डीजल कितना ख़त्म तो नहीं हो रहा, चिंता रहती है, जब ख़त्म होने लगता है तो दोबारा सबसे पहले आप सोचते हैं पेट्रोल स्टेशन में जाके पेट्रोल भरा लें। ठीक उसी तरह से ऐसे बच्चे जिन्हें थैलेसीमिया के पेशेंट बोले जाते हैं, उनके पेरेंट्स का ध्यान रहता है कि खून कम तो नहीं हो रहा, और कम हो तो जाके हॉस्पिटल जाके खून चढ़ाओ, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो जिस चीज़ को हमने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, कुछ बच्चों के लिए वही एक मेजर चैलेंज है। ऐसे बच्चे 23 साल तक जिंदा रहते हैं ऑन एवरेज, लेकिन हमने देखा कुछ बदलाव करके उनका बॉडी खून बनाना शुरू कर देता है, और जब खून बनाना शुरू कर देता है, इसका मतलब उनका ब्लड नीचे नहीं जाएगा तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम पिछले 20 साल 30 साल से बीमार हैं, तो ज़रूरी नहीं कि अगले 20 साल तक भी बीमार रहें। देयर आर सर्टेन मेथड्स। 3 सवाल के जवाब ढूंढेंगे आज। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, तो आपको एक क्वेश्चन पेपर मिला है, आपको हर बात मेरी इसलिए नहीं मानना है कि मैं बोल रहा हूँ, अगर वो लॉजिक दिया, साइंटिफिक एविडेंस दिया तो ही मानना है। और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी कुछ हम कर रहे हैं इन 3 दिन में, क्या उससे आपको फर्क पड़ा? क्या आपकी दर्द कम हुई? क्या आपका ब्लड शुगर कम हुआ? क्या आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ? क्या आपकी एनर्जी लेवल बढ़ी? क्या आपकी नींद अच्छी हुई? तो थ्योरेटिकली तो सारा कुछ ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या आप में वो फायदा पिछले अगले 3 दिन में देखा जा रहा है?
या हर दिन थोड़ा थोड़ा देखा जा रहा है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको वो फायदा दिख गया या आपको महसूस हुआ, दिस मीन्स कि ये तो काम कर रहा है। और अगर वो आपको महसूस नहीं हुआ, इसका मतलब काम नहीं कर रहा। तो बेस्ट तो यही है ना? तो इसी लिए ये 3 दिन है। ये 3 दिन में जो भी कुछ करेंगे वो आगे भी आपको करना है। और हम ऐसा कोई मेजर चीज नहीं करेंगे जो कि हम घर पे कर ही ना पाए, या उसको करने के लिए हमें किसी जंगल में जाना पड़े या अपने सब कुछ त्याग देना पड़े। आई अंडरस्टैंड कि आपकी एक लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल को बिना बिगाड़े छोटे छोटे बदलाव करके बड़े बड़े रिजल्ट कैसे ला सकते हैं, दैट्स व्हाट हम यहाँ पे कर रहे हैं। आपने कल से शुरू कर दिया है ऑलरेडी। 3 सवाल हैं। पहला सवाल, हम बीमार क्यों हैं? बेसिक। कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 10 साल से बीमार है। दुनिया की सबसे ज़्यादा दुखदाई बात है यह है, बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। दिमाग में आता ही नहीं कि हम ठीक भी हो सकते हैं, इतना समय हो गया बीमारी होते हुए, राइट। तो मेरी जो शुरुआत हुई थी इन दिस फील्ड, टिल द टाइम आई थिंक 32 ईयर्स ऑफ माई एज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं इस वाले बैच में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स। और मुझे ऐसा लगता था कि इसी के साथ तो जिंदा रहना है, यही मेरी तासीर है, आई हैव टू लिव विद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ऐसा बता भी दिया था और मैंने देखा भी, ठीक तो नहीं रहा। आई हैव बीन ट्राइंग ऑल द थिंग्स। फिर आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन माई सेल्फ, और 1-2 छोटे छोटे बदलाव किए मैंने। उनमें एक बदलाव जो मैं अभी आपको बता देता हूँ, वो ये कि जैसे ही मैंने एनिमल प्रोटीन छोड़ दिया। एनिमल प्रोटीन क्या है? जो भी चीज़ जानवरों से आती है। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट एनिमल प्रोटीन है कि प्लांट प्रोटीन है? हाँ, समझ गए आप। जैसे ही छोड़ा, उस दिन से लेके अबाउट 15 डेज मोर लगा लीजिए, तब से लेके आज, इस साल मैं 50 साल का हो जाऊंगा, दोबारा कभी नहीं हुआ। तो सवाल ये आता है कि अगर वही वाली छोटी सी बात किसी ने मुझे बच्चों ने बता दी होती, राइट, तो यानी कि मेरा वो जो 32 साल खराब हुए वो खराब नहीं होते, अच्छा रहता, हेल्थ अच्छी रहती है ना। बात तो छोटी सी है। तो अब इसका मतलब ये है कि आप में से जो लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट हैं, उनको क्लू मिल गया क्या करना है आपको। पहला क्लू तो ये मिल ही गया, राइट। हाँ, ये नहीं करेंगे तो सोल्यूशन नहीं है ना, करना तो पड़ेगा इसको। तो इन माई लाइफ इट इज 0 एनिमल प्रोटीन, मतलब जो भी चीज़ जानवरों से आती है वो मैं लेता नहीं। कभी रेयरली कभी ले लिया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कभी, बट इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ ए रूटीन। मेरी वाइफ परसों आएगी, वो मेरठ की है यहाँ पे। तो जब से मैंने उसको जाना है, देखा है, उसको हमेशा उसको कफ एंड कोल्ड एक परमानेंट था। तो ऐसा लगता था कि कभी ठीक ही नहीं हो सकता, सारा इलाज करके देख लिया। एक बदलाव किया सिर्फ, और वो ये कि आंवले का 100 ml का जूस कूट के खुद निकाल के, डब्बे वाला नहीं, बोतल वाला नहीं, खुद खाली पेट लिया, करीब 5 से 10 दिन। और इट इज 2002 से मैं जानता हूँ उसको, से लेके अब कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। दोबारा तो नहीं हुआ। हाँ, खांसी जुकाम कभी कभी होती सभी को, वो अलग बात है, बट वो तो दोबारा नहीं हुआ। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसी प्रकार जितने सारे आपने सारे पेशेंट्स के प्रोफाइल मेरे पास हैं, आपकी जो समस्या वो भी है, हर एक के लिए इसी तरह से छोटे छोटे आसान दिखने वाले, मामूली दिखने वाले कई सारे सॉल्यूशंस हैं। और वो सॉल्यूशन से फर्क एज फास्ट एज इसी 3 दिन में दिखा जा सकता है। और वो क्या है, वही समझने की कोशिश आज अभी करेंगे हम, राइट। अच्छी बात यह है कि आपके आसपास जो बाकी लोग हैं, उनकी बीमारियां आपसे अलग भी है। तो आपको ना केवल अपने बारे में जानने को मिलेगा, बाकियों के बारे में जानने को मिलेगा, जिसका फ़ायदा आप घर में जाके पहुंचा सकते हैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, राइट। तो शुरू करते हैं इसमें। होपफुली आपने सर्केडियन रिदम, या मैंने एक वेलकम वीडियो था आपको भेजा गया था, आपने पढ़ा, देखा होगा उसको। वो ज़रूरी है, दैट वाज ए प्री ट्रेनिंग, ताकि आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो, उससे ये प्रोग्राम आसान हो जाएगा, इट विल बी ईजी। सवाल पहला कि हम बीमार क्यों हैं, लगातार बीमार हैं, वो तो आपने आपके प्रोफाइल में अपने सबने लिखा ही है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। दूसरा, ठीक क्यों नहीं हो रहे, अगर हैं भी तो। तीसरा, ठीक कैसे हों। यही 3 सवाल के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे।
इसको ढूंढने के लिए पहले सवाल को कि हम बीमार हैं ही क्यों एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, तो वो एक क्लॉक है, हाँ, सर्केडियन क्लॉक, वो आप लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसके माध्यम से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग। और मेरे पास भी एक पिटारा है, ये भी निकाल लेता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें जादूगर की तरह होता ना, आपको समझाने के लिए मैं बहुत कुछ लाया हूँ और देखते हैं उसके माध्यम से आप समझ पाते हैं कि नहीं, कितना समझ पाते हैं। आई होप सबको मिल गया है। आपके सबके पास यहाँ फर्स्ट बैच में यहाँ नहीं मिला, आपके पास जिनके पास घड़ी आ गई है उसको अगर देखेंगे तो उसमें टाइम दिख रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइम जो है वो सबका अलग अलग दिख रहा है ना। कोई 3-4 बीमारी एक साथ है तो इनका इलाज भी अलग अलग होना चाहिए, एक साथ कैसे ठीक होंगे कि नहीं होंगे, तो इसका भी जवाब आपको साथ साथ मिलने वाला है। इस वक्त आपके हाथ में एक घड़ी है, इसे बोल सकते हैं हम सर्केडियन ट्रायंगल वॉच। एक खास तरह की घड़ी आप सबके हाथ में है और टेबल क्लॉक है। इसमें सबसे अनयूजुअल बात यह है कि सबके टाइमिंग एक दूसरे से अलग अलग है, रियल टाइम किसी का भी नहीं है। यह आपने अभी महसूस किया, किसी के घड़ी में 2 बज रहे हैं, किसी के घड़ी में 10 बज रहे हैं, है ना। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन कि आपके पास टाइम को देखने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ये घड़ी, और आपके पास कोई और घड़ी नहीं है, कोई और रेफरेंस पॉइंट नहीं है अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। आप सिर्फ इसी घड़ी को देख के ही आप सब कुछ टाइम को आप टाइम का रेफरेंस आप लेंगे कि अभी कितने बजे होंगे। मान लीजिए आपके हाथ में जो घड़ी है उसमें दिखा रहा है कि वो 9 बजे, जबकि एक्चुअली वो 11 बजे दुनिया में। अब अपने घड़ी जो अभी आपके हाथ में है उसको रेफरेंस मान के अगर आप अपने लाइफस्टाइल दिनचर्या को डिसाइड करेंगे तो क्या होगा कि हर जगह आप लेट पहुंचेंगे, है ना। आपके घर में जो स्कूल में जाने वाला बच्चा है वो स्कूल लेट पहुंचेगा, आपके घर में जो ऑफिस जाने वाला आदमी है वो ऑफिस लेट पहुंचेगा। आपको सिनेमा देखने जाना है तो आप पहुंचेंगे तब जब आधी मूवी निकल चुकी होगी। एक ही घड़ी घर में है, उसी घड़ी को सबको देखना है, उसी के हिसाब से अपना टाइम टेबल डिसाइड करना है। तो सबने उस घड़ी को देखा और सबने टाइम टेबल डिसाइड किया, और बच्चा स्कूल में लेट पहुंच रहा है, जॉब वाला जॉब में लेट पहुंच रहा है, आप सिनेमा हॉल में लेट पहुंच रहे हैं। तो यानी कि हर एक का कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग है। उसकी जॉब छूट गई, बच्चे को बाहर खड़ा रहना पड़ा, तो हर एक का जो रिपरकशन है सेम रेफरेंस से वो अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होगा। किसी को ज्यादा नुकसान होगा, किसी को कम नुकसान होगा। जैसे आप मूवी लेट हो पहुंचे तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ मूवी छूट गई, लेकिन वो जॉब में रोज लेट पहुंच रहा 2 घंटे, उसका जॉब ही चला गया तो ज्यादा नुकसान हो गया। तो मैग्नीट्यूड किसको कितना नुकसान होगा वो अलग अलग हो सकता है, किस तरह का नुकसान होगा वो अलग अलग हो सकता है, बट द रेफरेंस पॉइंट वो सेम है, एक ही है ना। तो अब मान लो आपको शिकायत मिलती, बच्चा बोलता है रोज मुझे बाहर खड़ा कर देते हैं, स्कूल में जाने नहीं देते हैं, डांट पड़ती है। आपने सोचा इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए।
बाहर खड़ा कर देते हैं, डांट पड़ती है, घुसने नहीं देते। दीज आर ऑल सिम्टम्स। ये कॉज नहीं है, ये आउटकम है, सिम्टम्स है। आपने इन सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए क्या किया? जुगाड़ भिड़ाया, प्रिंसिपल से बात की, उन्हें थोड़ा रिश्वत दी, या किसी से फोन करवा दिया। अल्टीमेट डिसाइड हुआ कि आप बच्चा कभी भी आए हम उसको इन कर लेंगे और उसको हम डांटेंगे भी नहीं, चलता रहेगा। आपने को लगा कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और टाइम टू टाइम डिसाइड किया कि आपने थोड़े थोड़े दिन बाद प्रिंसिपल को कुछ ना कुछ गिफ्ट भिजवा दिया करेंगे। समझ रहे हैं आप इशारा? लेकिन तभी एक और आपकी जो प्रॉब्लम है, वो सिनेमा में हमेशा लेट पहुंचते हैं, तो उसको भी कुछ जुगाड़ के जितना सिनेमा देखा उसके बाद वाला हम ऑनलाइन देख लेंगे, पायरेटेड देख लेंगे। चलो लगभग सोल्यूशन हो गया, पूरी कहानी तो पता चल गई हमें। तो आप इंडिविजुअल इंसान के प्रॉब्लम को देख के आप कुछ जुगाड़ करके ऐसा लगेगा कि आप सॉल्व कर रहे हो उसको, ऐसा प्रतीत होगा, लेकिन वो टेम्पररी अगर सॉल्व हो भी रहा है तो प्रॉब्लम अलग अलग है, उसको सॉल्व करने की अप्रोच अलग अलग है, और वो सॉल्व करता हुआ दिख भी रहा है थोड़ा बहुत। हालांकि आप श्योर नहीं बोल सकते कि हमेशा के लिए सॉल्व हो गया। वो जॉब वाले की जॉब चली गई तो एक और जॉब दिला दिया, लेकिन उस जॉब में भी सेम ही प्रॉब्लम आने वाली है, इफ द वॉच इज द सेम, राइट। अब ऑब्वियस अगर मैं बोलूं कि सोल्यूशन क्या है, तो आप एक लाइन में बोल देंगे घड़ी का टाइम को ठीक कर दो, यही तो बोलेंगे ना। जैसे इस घड़ी का रेफरेंस टाइम ठीक कर देंगे तो सारे लोगों का एक ही साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना, उसी दिन से, राइट। अलग अलग दिन से तो नहीं, उसी वक्त से सॉल्व हो जाएगा। जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम वो उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। वो अगले दिन से वो ऑफिस ठीक टाइम पे जाने लगेगा, सिनेमा हॉल में टाइम पे जाने लगेंगे, व्हाटएवर। तो आप इशारा समझ रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम या जो कॉज है दैट कैन बी वन, बट उसकी वजह से हर एक की जो बीमारियां दैट कैन बी मैनी। और बीमारी के सिम्टम को देख के, डायग्नोस्टिक को देख के, तब उसको सॉल्व करने से अगर सॉल्व हो जाता तो लगातार 10 साल से आपको जूझना नहीं पड़ता, 20 साल 30 साल से उस बीमारी से या उस दवाइयों से जूझना नहीं पड़ता ना फिर, क्योंकि वो तो सॉल्व हो गया, राइट। तो जिस तरह से आपके घर में एक घड़ी है, सबके घर में है, उस घड़ी को रेफरेंस पॉइंट बना के और बाई चांस वो घड़ी ठीक टाइम दिखाती है, आपका लाइफस्टाइल ठीक चलता है। ठीक उसी तरह से, एग्जैक्टली उसी तरह से, अकॉर्डिंग टू द नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 2017, हमारे बॉडी के हर ऑर्गन में भी एक घड़ी है, जिसे बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन में एक घड़ी है, एक टाइम टेबल बना हुआ है उसका, इंट्रिंसिक टाइम टेबल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसको ठीक करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको मेहनत करना पड़े तो वो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। जो मेहनत ना करना पड़े और रिजल्ट शानदार आ जाए तो वो इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो अब जो आप देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपके बॉडी के हर ऑर्गन में उसका अपना एक टाइम टेबल क्लॉक है। ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, ये कोई मेरा खोज नहीं है, जिसे बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक। उस क्लॉक को अगर छेड़ दिया जाए तो वो जो ऑर्गन है वो बाकी ऑर्गन से अलग रास्ते में चलने लगेगा। वो जो बच्चा है वो बाकी स्कूल के बच्चों से अलग चलने लगा, बिकॉज वो तो लेट पहुंचने लगा। तो वो बच्चा कितनी भी मेहनत करे, कितना भी सोचे मैं टाइम पे पहुंचूंगा, वो कभी नहीं पहुंच पाएगा, या बहुत ज्यादा मेहनत करके वो फिर थोड़ा बहुत टाइम मैनेज कर पाएगा। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन में देयर इज ए क्लॉक। जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा में कई सारे म्यूजिशियन होते हैं, कोई तबला का एक्सपर्ट है, कोई गिटार का एक्सपर्ट है ना, कोई पियानो बजा रहा है, और सब अच्छा बजा सकते हैं, सबका अपना अपना रिदम है, लेकिन इनको आपस में सिंक्रोनाइज करेंगे तो बनेगा वो म्यूजिक। और मान लो एक गिटारिस्ट है, उसके कान हमने बंद कर दिए, उसको सुनाई नहीं दे रहा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो वो कितना भी अच्छा बजाए वो क्या होगा, नॉइज। तो नॉइज में भी उसको उतनी मेहनत करनी पड़ रही है, उसका स्किल वैसे के वैसे ही है जितना कि अगर नॉइज की जगह अगर उसके आंख कान खोल दिए होते, सिंक्रोनाइज होता, तो वो म्यूजिक बन जाता। तो ना केवल हमें ये देखना है कि हमारे ऑर्गन्स ठीक से काम करें, बल्कि आपस में तालमेल होकर काम करें। इसे कहते हैं सर्केडियन क्लॉक। तो ये क्लॉक पहली बात तो बिगड़ा हुआ है। कैसे बिगड़ा हुआ है, कैसे पता चलेगा, ठीक कैसे करना है, ठीक कब तक होगा, क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल दिमाग में आना शुरू हो सकते हैं इस वक्त। तो फटाफट उसके जवाब की तरफ हम बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द इंटरेस्टिंग आंसर ऑफ इट।
72 आवर प्रोग्राम में 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 7 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बॉडी के क्लॉक को कंट्रोल करते हैं। उन 7 फैक्टर को अगर एक एक करके आप एड्रेस कर दें तो घड़ी आपके बॉडी की ठीक हो सकती है, और अभी से ठीक हो सकती है, और ठीक होने से आपकी रिक्वायरमेंट, जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं वो कम हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। बेसिकली जो बीपी की गोली ले रहे हैं ख़त्म हो सकती है आज से ही, कल से नहीं, आज से ही, राइट। वो ठीक करने की कोशिश में हम करते हैं। पहला और बहुत ही इंटरेस्टिंग, इससे आपको थोड़ा समझ में आने लगेगा। आज से करीब 2.5 लाख साल पहले जब इंसान को आग जलाना नहीं आता था, फायर नहीं आता था उसको, उस वक्त उसके लिए लाइट का मतलब क्या था? सूरज की लाइट। और मान लीजिए सनसेट होने के बाद क्या होगा? एब्सोल्यूट डार्कनेस। समझ रहे हैं ना? दिन होगा तो लाइट होगी, और आग जलाना आता नहीं है, जब सूरज ढल जाएगा उसके बाद डार्कनेस आ जाएगा, यही ना? तो कब लाइट होगा कब डार्क होगा वो उसके टाइम पे डिपेंड करता है, उसके कंट्रोल में नहीं है वो। तो आज का लेक्चर का ये सिंबल है, ये स्कूटर, यहाँ पे एक लाइट होता है, लाइट की जगह मैंने एक क्लॉक लगा दिया, घड़ी। तो आज से 2.5 लाख साल पहले लोगों की ज़िंदगी में लाइट अभी की तरह स्विच ऑन ऑफ तो होता नहीं था। कुदरत डिसाइड करती थी कब आपको सब कुछ दिखाई देगा और कब दिखाई नहीं देगा। फिर 2.5 लाख साल पहले आग का आविष्कार किया, डिस्कवर किया इंसान ने। तो कभी भी आग जला के लाइट क्रिएट किया जा सकता था, यानी कि इंसान को आधी रात को भी कुछ देखना हो तो लाइट जला के, आग जला के वो देख सकते थे। उसके बाद आगे चलता रहा, करीब आज से 6,500 साल पहले, सिर्फ 6,500 साल पहले मोमबत्ती का आविष्कार हुआ, यानी कि अब और आसान हो गया कि रात में भी वो दिन की तरह देख सकें। आज से 5,000 साल पहले तेल से आग लगाना वो भी पता चल गया। तो आज से 5,000 साल पहले से और आसान हो गया, लैंप वगैरह से पूरे रात को भी लाइट कर सकते हैं, इंसान देखने लगा। करीब 250 साल पहले, 250 साल अभी, गैस लाइट्स आने लगे, स्ट्रीट लैंप गैस के बनने लगे, तो यानी कि रास्ते में भी कहीं जाएंगे तो भी लाइट आने लगी। आज से 130 साल, मानव इतिहास के सिर्फ 130 साल पहले ये जो लाइट आप देख रहे हैं ये आया, इसका आविष्कार हुआ, है ना? यानी कि 130 साल पहले से ही हम रात को भी ठीक से जब चाहे उजाला कर सकते हैं। हमारी बॉडी ऐसे बनी है कि रात को हमें कुछ नहीं दिखना चाहिए और दिन को हमें सब कुछ दिखना चाहिए, मैक्सिमम उजाला होना चाहिए। इस तरह से हमारी बॉडी बनी है, हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक इस तरह से बने हैं। और उसको जब छेड़ देंगे कि रात को हम देख पा रहे हैं, तो हमारा जो बॉडी के ऑर्गन है दे गेट कन्फ्यूज्ड। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इन 3 दिन में भी कर सकते हैं। आपकी किडनी, उसको पता है कब काम करना है कब नहीं काम करना है। नॉर्मली पूरे दिन में जब आप जगे रहते हैं तो यूरिन आउटपुट लगभग होना चाहिए 3/4, और रात को जब सोते हैं उस वक्त एट द मोस्ट 1/4। 1 लीटर अगर यूरिन, पेशाब आपका निकलता है 24 घंटे में, तो करीब 700 ml दिन भर में, और सोने से वक्त जब सो रहे होते तो आधी रात को उठना पड़ता है कभी कभी, तो दैट इज नॉट मोर देन 250 और 300 ml। तो ये तो है किडनी का बायोलॉजिकल क्लॉक, किडनी का ये रिदम है, ये ठीक रिदम है। लेकिन जब आप लाइट डार्क साइकिल को बदल देते हैं, दिन में हम अंधेरे में रहते हैं, जैसे ये भी बहुत उजाला नहीं है, कितना उजाला अगर मुझे देखना हो इस वक्त, तो इसको देखने के लिए भी एक यूनिट है, दैट्स कॉल्ड लक्स यूनिट, ठीक है ना? ये लाइट कितनी अगर मुझे देखना है, तो अभी जो लाइट आ रही है अगर आप देख पा रहे दूर से 106 लक्स। ये ऐप है, ये ऐप लक्स मीटर के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड है। इस वक्त जो लाइट आपको दिख रहा है, जो कि बड़ा ब्राइट है यहाँ पे, तो भी कितना लाइट है? करीब 100 लक्स ऑफ लाइट। इस वक्त बाहर निकल के जाएंगे आप
कितना लाइट होगा? 1,00,000 लक्स। समझ रहे हैं? अभी कितना है? 100। बाहर निकलते कितना हो जाएगा? 1,00,000। तो हम इंसान डार्क में रहते हैं अभी, राइट, जबकि अभी ब्राइटनेस चाहिए। रात को, शाम को जब दिन ढल जाता है तब हम क्या करते हैं? आदत से मजबूर फेसबुक व्हाट्सएप देखते ना, ब्राइट स्क्रीन, राइट। अब ये ब्राइट स्क्रीन है, इसके अगर पास ले जाता हूं मैं, आप नहीं देख पाएंगे लेकिन मैं देख पा रहा हूं। अभी हो गए करीब 1300 लक्स। ये ऐप डाउनलोड करके आप भी आके बाद में देख सकते हैं। ये बढ़ता जा रहा है। तो मैं ऐसे देखूंगा या इसके पास आऊंगा, अभी 1000 लक्स तक पहुंच गया हूं मैं। यहां पे जाऊंगा तो ये कम होता जाएगा जितना लाइट सोर्स से मैं दूर जाऊंगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप अभी एक डार्क साइकिल में हैं इस वक्त, इसे डार्क ही बोलेंगे, 100 लक्स तो कम ही होता है। लेकिन रात को, शाम को जब आप आराम से बैठते हैं तो ऐसे मोबाइल लेके ऐसे करके इतने दूर से देखते हैं, तब करीब 1500 लक्स या कभी कभी 5000 लक्स इतना लाइट आप एक्सपोज होते हैं। तो आपने अपने लाइट डार्क साइकिल को उल्टा कर दिया। समझ रहे हैं? दिन में कम लाइट लेना और रात को जबकि जीरो लाइट होना चाहिए ज़्यादा लाइट लेना। इससे आपकी जो किडनी फंक्शनिंग वो भी उल्टा हो जाएगी। यानी कि रात को जब सो रहे होंगे तो ज़्यादा यूरिन आउटपुट और पूरे दिन भर में कम यूरिन आउटपुट। जब ऐसे होने लगे समझ लीजिए आप किडनी फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके लिए तो कोई ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आपको मेजर करना है। तो इसको कैसे ठीक करें? आपने देखा होगा कि अचानक इन दिनों लोग चलते फिरते उठते बैठते अचानक दे डाई सडनली। देख रहे हैं? खड़े खड़े लोग मर जाते हैं, देख रहे हैं ना? तो लगता है कि कैसे पता चले कि कहीं ऐसा ना कि हम भी ऐसे ही मर जाएं बिना किसी बीमारी के। तो एक क्लू, इट इज अगेन द सर्केडियन क्लॉक ऑफ द किडनी एंड हार्ट। आपने हाई ब्लड प्रेशर तो सुना है, जाना है। एक सिंपल बात याद रखिए, आपका हार्ट और किडनी इस प्रकार काम करता है, दिन में 10 बजे, ये वीडियो आपको दे देंगे ताकि आप इसको दोबारा देखें। दिन में 10 बजे 10 AM यानी कि इस टाइम पे जब अभी है, हम सबका ब्लड प्रेशर हाईएस्ट लेवल पे होता है, से 140/90। रात को 10 बजे 12 घंटे बाद लोएस्ट लेवल पे होता है, से अबाउट 120/80 या 110/70। ये डिफरेंस अगर कम होता जाए आपकी हार्ट डिजीज बढ़ती जाएगी। डिफरेंस, मैं हार्ट ब्लड प्रेशर के ज़्यादा कम की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लड प्रेशर के डिफरेंस के ज़्यादा कम की बात कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? कुछ लोगों में 10 बजे ब्लड प्रेशर कम रहता है, रात को 10 बजे ब्लड प्रेशर पीक पे रहता है। समझ लीजिए इनके हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ गए हैं। इसे बोलते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द हार्ट। मैंने आपको सर्केडियन रिदम ऑफ द किडनी बताया और ये भी बता दिया कैसे पता चलेगा वो ठीक चल रहा है कि नहीं, यूरिन के उससे मेजरमेंट से। अब मैं बता रहा हूँ सर्केडियन रिदम ऑफ द हार्ट और कैसे पता चलेगा ठीक चल रहा है कि नहीं। सिंपल आप टेस्ट कर सकते हैं। सुबह 10 बज गए, लेट मी चेक माई ब्लड प्रेशर, से 140/90। रात को 10 बज गए, लेट मी चेक माई ब्लड प्रेशर। अब वो वाला रात वाला ब्लड प्रेशर ये सुबह वाले ब्लड प्रेशर से कम आना चाहिए और आइडली अबाउट 20 यूनिट कम आना चाहिए। उसके बराबर तो नहीं होना चाहिए और ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो अगर तो बराबर या ऊपर है तो समझ लीजिए कि आपका हार्ट का सर्केडियन रिदम अच्छा खासा बिगड़ चुका है। लेकिन बिगड़ा है तो उसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक करने के लिए सिंपल कि आप ये डिसाइड कीजिए, पहला नियम कि रोज दिन रहते हुए बहुत ज़्यादा नहीं तो आधे घंटे के लिए अपने बॉडी को 10,000 लक्स ऑफ लाइट की रोशनी देंगे। आधे घंटे के लिए 10,000 लक्स ऑफ लाइट की रोशनी देने के लिए सिर्फ इतना करना है कि जब आप लंच या ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे तो खिड़की के पास बैठ के, खिड़की खुली होगी। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि खिड़की से सूरज आपकी किरणें आपके बॉडी में पड़ना चाहिए, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ। बस आपके आसपास लाइट होनी चाहिए, सूरज की लाइट। मैं पूरा दिन भी नहीं बोल रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ, 30 मिनट्स। ये एक बदलाव करना है और शाम के 6 बजे के बाद आप कोशिश करें कि लाइट्स को मिनिमाइज करें। याद कीजिए हमारे घरों में
टॉयलेट में 0 वॉट बल्ब होता था, याद है आपको? हाँ, लेकिन अब जो लाइट है टॉयलेट में ज़्यादातर लोगों के वॉशरूम में ब्राइट लाइट है, बिल्कुल ब्राइट, चेहरा ठीक से दिखना चाहिए, है ना। अब आधी रात को जब आप टॉयलेट जाते हैं और आप जैसे स्विच ऑन करते हैं अपने टॉयलेट की लाइट को, वो एकदम ब्राइट जैसे सनलाइट, तो हमारा बॉडी सोचता है कि दिन हो गया है। अब दिन हो गया तो दिन वाला जो बॉडी के जो क्लॉक है वो ऑन हो गया, जबकि वो दिन तो है नहीं। फिर आप जब सोने जाएंगे तो आप बोले मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, नंबर 1। नंबर 2, आपका किडनी की आदत है दिन में ज़्यादा यूरिन पास करना, लेकिन दिन तो हो गया, तो किडनी दोबारा यूरिन पास करेगा, तो दोबारा आप जाएंगे और दोबारा वही लाइट ऑन करेंगे। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि आपने छोटी सी एडजस्टमेंट की कि मैं अपने रात में अगर मैं उठूंगा, जो कि उठ ही सकते हैं, तो मैं सिर्फ इतना करूंगा कि जो वही वाले लाइट ऑन करूंगा, क्योंकि वैसे तो दिखेगा नहीं, जो मिनिमाइज लाइट दिखने के लिए सफिशिएंट हो। छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये बदलाव करने से 2 बातें होंगी, एक तो नींद अच्छी होने लगेगी, दूसरा बार बार यूरिन का जो प्रॉब्लम है जाना। ऐसा नहीं कि बॉडी में यूरिन बढ़ गया तो आपकी नींद टूट गई, अगर आपके बॉडी को एहसास है कि ये दिन है, तो भी योर किडनी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर यूरिन, दैट इज द सर्केडियन रिदम ऑफ द किडनी, राइट। तो यहाँ तक आप सिर्फ ये समझ पाए कि दिन में 10,000 लक्स ऑफ लाइट फॉर 30 मिनट्स, तो क्या अगर 20 लें, 30 लें, 3 लाख लें तो और अच्छा है। जो लोग आप में से डिप्रेशन के पेशेंट हैं, जो लोग डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं, एक बात याद रखिए, आधे घंटे धूप में अगर आप खड़े होते हैं, धूप में भी छोड़िए, ब्राइट लाइट लेते हैं। ब्राइट लाइट क्या है? मैं यहाँ पे धूप और लाइट 2 अलग अलग बातें हैं, मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, एक्सपोजर टू लाइट। सनलाइट हो तो बेस्ट है, लेकिन मान लो जैसे सनलाइट नहीं है यहाँ पे, मैं आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट करता हूँ, ये आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट कर दी मैंने। ऐसे देश हैं जहाँ सनलाइट होती ही नहीं है, बहुत कम होती है, वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट कर देते हैं, बड़े लाइट अपने आसपास रखते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे रखा और अब मैं अगर मैं अपना मेजर करता हूँ हाउ मच लक्स ऑफ लाइट, सो व्हेन आई नाउ इट इज अबाउट 5000 लक्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। दूर करूंगा तो ये कम हो जाएगा डेफिनेटली। तो मैं आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि मैं धूप की बात नहीं कर रहा, धूप तो सबसे अच्छा है ही, मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूँ कि अभी सिर्फ लाइट पे हम, एक्सपोजर टू लाइट। आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट हो जो डिप्रेशन का मरीज हो, घर में कोई ऐसा हो, अगर कुछ भी करके आप ये इंश्योर करें कि सुबह उनको लाइट में ले जाएं, घर में लाइट बढ़ा दें, उनका लंच का टेबल, ब्रेकफास्ट का टेबल लाइट सोर्स के पास हो, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू टेकिंग अ डिप्रेशन मेडिसिन, राइट। डिप्रेशन की मेडिसिन में जितना जो मेलेटोनिन बनता है वो बॉडी बनाने लग जाएगी सिर्फ लाइट सोर्स को बढ़ा देने से। और ये डिप्रेशन के पेशेंट के लिए नहीं है, सभी के लिए है, क्योंकि दिन में लाइट ज़्यादा, रात में लाइट कम, जैसे ये करेंगे आपकी नींद अच्छी आने लगेगी। और आप सबको पता है कि नींद अच्छी आएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। नींद अच्छे आने का मतलब ये भी कि आप बार बार उठ नहीं रहे टॉयलेट के लिए, दैट मीन्स किडनी ऑल्सो मस्ट बी वर्किंग फाइन, यही मतलब हो ना इसका। इसके और हम डिटेल में जाएंगे लाइट्स के, आज हम बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि आज भी यहाँ से जब मौका मिले आपको बाहर, तो ट्राई टू बी अंडर द सनलाइट। ज़्यादा धूप लगे तो छाए में है लेकिन लाइट दिख रही नहीं आपको, दैट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। जो भी लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखिए, आप देखेंगे वो अंधेरे में, डार्कनेस में, कोने में ही रहते हैं, तो डिप्रेशन बरकरार रहता है। वहाँ से उठा के आप लाइट में ले जाएं, डिप्रेशन नहीं रह सकता, क्योंकि डिप्रेशन के रहने के लिए एक खास तरह का जो हार्मोन है, राइट, उसके प्रोडक्शन में कमी होने की आवश्यकता है। जैसे ही वो प्रोडक्शन होने लगेगा, इंसान के जो डिप्रेशन की जो एक तासीर है वो कम हो ही जाएगी। दवा से जैसे एक दिन में फ़र्क पड़ता है तो इससे भी फर्क पड़ जाएगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट। सो दैट इज कॉल्ड लाइट डार्क साइकिल। यानी कि जैसे मुझे पता है मुझे ऑफिस में बैठना ही बैठना है, मुझे अपने रूम में, तो बस मैं लाइट को बढ़ा दिया मैंने, और शाम के 6 बजे के बाद बैठना तो अलग सेट ऑफ लाइट है, उसको कम कर दिया मैंने। अगर मुझे ज़्यादा काम करना है लैपटॉप वाले तो मैं दिन में कर लूँगा,
एक्सपोजर टू स्क्रीन्स। कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं, इट्स ओके, बट दिमाग में तो रखूंगा, मुझे करना है ना। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये इतना आसान है, लगता है इससे क्या होने वाला है, लेकिन ये करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। हमारे बॉडी के जितने सारे ऑर्गन हैं उनको जो क्यू मिलता है, क्लू मिलता है, जिस तरह से, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आप किसी भी देश में जब उतरते हैं, जैसे आप मोबाइल को ऑन करते हैं तो मोबाइल इंटरनेट में जाते ही क्या करता है, वहाँ के देश का टाइम ले लेता है ना, कैच कर लेता है उसी वक्त। अब आप वो वाले टाइम फ्रेम में, टाइम जोन में आ गए। ठीक उसी तरह से जब आपकी आंखें लाइट से एक्सपोज होती है तो बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन है वहाँ से क्यू लेते हैं कि ये दिन है कि रात है। और बॉडी में सेटिंग है कि जैसे दिन में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है और रात में मेलेटोनिन नाम का हार्मोन को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। तो लेकिन वो कब दिन है कब रात है कौन बताएगा बॉडी को? वो ये लाइट बताएगी। और लाइट का एक्सपोजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो हमारी है। तो आप यहाँ पे देखें कि इंसान जैसे जैसे मॉडर्न होता जा रहा है वैसे वैसे वो बीमार भी पड़ता जा रहा है। बिकॉज नेचर का जो रिदम है उस रिदम में हम अपना टांग अड़ा रहे हैं एक तरह से, राइट। तो कोशिश ये होनी चाहिए, सनसेट हो गया, नाउ यू शुड बी इन मिनिमम लाइट। एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं जब तक हम पूरी तरह ठीक ना हो जाए। जिसको बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, जिसको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन में है, स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम, इंसोम्निया है, उन लोगों को तो करना ही चाहिए। बट दिस इज जस्ट द फर्स्ट थिंग। अब मैंने आपको बताया स्लीप का कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है। नींद का एक बहुत, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, ये कार्ड आपके बड़े काम आएगा। और याद कीजिए या सोचिए ज़रा, जब लाइट नहीं हुआ करता था, फायर नहीं हुआ करता था, इंसान तब रात को कुछ दिख नहीं रहा तो इंसान के पास बचेगा क्या? वो सो जाएगा, रिटायर करेगा, दिन में फिर अपने आप उठ जाएगा। सवाल आता है कितने घंटे की नींद होनी चाहिए टू रिमेन हेल्दी। जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन वो कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं टू रीसेट द बायोलॉजिकल क्लॉक। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ज़्यादातर लोग 18 साल से ऊपर हैं, से लेके 70 साल। अगर यही आपके ज़्यादातर हमारे पार्टिसिपेंट्स की एज ग्रुप है तो आप पहला कॉलम देखिए 7 आवर टू 9 आवर। अपने आप से पूछिए कि आपकी जो नींद है एक दिन की 7 से 9 घंटे की है क्या? कई लोग हैं जो 5 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं, तो वो सो सकते हैं लेकिन दे विल कॉम्प्रोमाइज देयर हेल्थ। तो जो ऑप्टिमम टाइम है दैट इज बिटवीन 7 to 9 आवर्स। 6 घंटे से कम या 11 घंटे से ज़्यादा अगर सोएंगे यानी कि आप अपना सर्केडियन क्लॉक को बिगाड़ रहे हैं। ये हो सकता है बहुत लोगों के लिए वो ऑलरेडी इस ब्रैकेट में सो रहे हो तो ये पॉइंट डिस्कस करने की आवश्यकता भी नहीं, लेकिन मैं सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा, आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट में करेक्शन लानी है। इसीलिए सारे पॉइंट आने ज़रूरी हैं। लेटने के आधे घंटे के अंदर आपको नींद आ जाती है नॉर्मली तो नॉर्मल है ये, लेकिन अगर 45 मिनट से ज़्यादा लगता है, 1 घंटा लगता है तब नींद आती है तो इसका मतलब गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है तो ठीक कैसे करना है मैंने पिछले अभी लाइट वाले में बता दिया आपको। दिन में अगर आप बहुत लाइट से एक्सपोज होंगे तो रात को आपकी नींद पहले दिन से अच्छी हो जाएगी। यानी कि अगर आपको आज रात को अच्छा सोना है तो दिन में आधे घंटे धूप में बैठ जाइए तो रात की नींद अच्छी आ जाएगी। जैसे ही दिन में धूप में बैठेंगे कॉर्टिसोल बढ़ेगा, दैट इज इंडिकेशन रात को मेलेटोनिन बढ़ाना है, वही आपको नींद देती है। या तो आप नींद की गोली लीजिए तब भी वही एक्शन आएगा। धूप में आधे घंटे सनलाइट एक्सपोजर या लाइट एक्सपोजर, लाइट एक्सपोजर फॉर 30 मिनट्स, जस्ट 10,000 लक्स ऑफ लाइट इज इक्विवेलेंट टू 1 स्लीपिंग पिल, राइट। यानी कि अगर कोई बोलता है कि लाओ मुझे नींद की गोली खिला दो, तो आप बोलना अच्छा दिन की बात अगर है तो उनको लाइट एक्सपोजर दे दो तो उसको वही वाला इफेक्ट आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ना करना और लगातार ना करना। आप सोचिए हर दिन, जैसे मैं आपको बोलता हूँ आपके घर में मैं चुपचाप चले जाऊँ और आपके घड़ी में
मैं सिर्फ 1 मिनट लेट कर दूं तो आपको पता नहीं चलेगा पहले दिन, फिर दूसरे दिन दोबारा चले जाऊं और आप जब नहीं देख रहे हो तो आपका घड़ी में 1 मिनट और पीछे कर दूं, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन करते 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 1-2 महीने बाद जब 1 घंटा 2 घंटा पीछे हो जाएगा, अब आपको फर्क पड़ने लगेगा, है ना। तो ये जो सारी बातें हैं वो 1 दिन में 2 दिन में शायद फर्क नहीं पड़ेंगी, लेकिन आप सालों साल से करते आए हैं, सालों साल से इसको डिस्टर्ब करते आए हैं, फाइनली ये फर्क पड़ा। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे आप ठीक करेंगे ना इसको आज से, तो जो रिजल्ट आने के लिए उतने साल नहीं चाहिए, वो तो कुछ घंटे में आ जाएगा। मे बी दैट इज द मिरेकल ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, और फॉर दैट मैटर एनिमल बॉडी। दिन रात को एक बार अगर आप उठते हैं टॉयलेट जाने के लिए तो नॉर्मल है ये, क्योंकि रात को भी आपका किडनी काम कर रहा है, और रात को भी हमारे बॉडी का किडनी का जो सर्केडियन क्लॉक है वो है कि रात सोते वक्त 1/4 ऑफ द यूरिन आउटपुट, और दिन में जो जगह है 3/4 ऑफ द यूरिन आउटपुट। तो 1/4 ऑफ द यूरिन आउटपुट तभी होगा ना जब रात को एक बार उठेंगे। तो रात को उठना इज नॉट एबनॉर्मल, बट अगर 4 बार उठना पड़ रहा है, इसका मतलब आपके किडनी के लिए वो दिन नहीं है, वो रात नहीं, वो दिन है। समझ रहे हैं? वो उल्टा कर दिया उसने। आप ऐसे मानिए कि वो जो म्यूजिशियन है वो बहुत अच्छा बजा रहा है, लेकिन बाकियों से वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली सुनने वालों को वो नॉइज ही लगने वाला है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। आप अगर बोलते हैं कि भाई मेरा किडनी काम नहीं कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि भाई आप शाम को 6 बजे के बाद कुछ भी मत खाइए। यहाँ भी यही करने वाले हैं हम, दैट वी कॉल एज टाइम एज मेडिसिन। आप देख भी रहे हैं स्कूटर के लाइट की जगह हमने टाइम लगा दिया है, इस पे हम आएंगे। तो ये कार्ड को आपको रेफर करना है और कार्ड के हिसाब से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं आप 7 घंटे सोऊं, हो सकता ना हो, लेकिन फिर आप तैयार रहिए बीमार रहने के लिए, भुगतने के लिए बीमार रहिए। हमारी बॉडी को जब बनाया गया तो बॉडी को बनाते वक्त इन बातों को सोचा गया होगा 2.5 लाख साल पहले से, तो वही उसके हिसाब से बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है। उस क्लॉक में छेड़छाड़ करेंगे, जो कि कर ही रहे हैं, तो धीरे 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 गड़बड़ होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जो लोग, आधे लोग तो आप में से डायबिटीज की गोली ले रहे हैं, आपको अगर एक रूल पता चल जाए, सुबह 8 बजे हमारा बॉडी सबसे ज़्यादा इंसुलिन बनाता है, रात को 8 बजे हमारा पेनक्रियास सो जाता है। तो जब वो सो गया तब अगर कुछ खाएंगे तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगा या कम एब्जॉर्ब करेगा, और फिर हम बोलेंगे हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, फिर अगले दिन का ब्लड शुगर ज़्यादा दिखेगा। तो जब हमारा पेनक्रियास जगा हुआ है तब बेशक खूब खाएं, और जब हमारा पेनक्रियास सो गया है उसके बायोलॉजिकल क्लॉक को ना छेड़ें, या फिर पेनक्रियास को जगना पड़ेगा। जैसे ही खाना आएगा, भाई उठो आप सो क्यों रहे हो, तो उसके लिए वो फिर दिन हो गया जबकि है वो रात। तो आप अपने लाइफस्टाइल से मेरी तरह, जैसे मैंने बोला कि आपके घर में आके मैं खड़ी को छेड़ दूं, तो आप छेड़ रहे हैं और उसके बाद हम सोचते हैं हम ठीक क्यों नहीं हो रहे। पहली बात तो बात यहाँ पे है ना कि बीमार क्यों पड़ रहे हैं, बीमार क्यों पड़े हम। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है नींद का। याद रखिए, जब हम सोते हैं तो मैंने आपको बताया एक खास तरह का हार्मोन मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, जब उठते हैं तो कॉर्टिसोल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इन दोनों का जब बैलेंस मेंटेन होता है, उस बैलेंस से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। इनके बैलेंस को बिगाड़ दो आप एक काम करके देख सकते हैं, एक आइडिया है, जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं उनके लिए स्पेशली, आप कुछ खाएं ना खाएं, ये मानिए कि 2 दिन तक आप सोएंगे ही नहीं, आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। तो अगर आपको लगता है खाने से ही ब्लड शुगर बढ़ता है, फिर ब्लड शुगर क्यों बढ़ रहा है? आपने क्या किया? आपने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को छेड़ दिया। तो ये हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। नाउ कमिंग द नेक्स्ट थिंग, ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो अभी आप देखने जा रहे हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू सी नाउ। अभी कल रात को जब आप सोए, 0 वोल्ट बेडशीट पे सोया, राइट?
यस, पूरे दुनिया में जब भी कोई भूकंप आने वाला होता है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है या कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, आप देखते हैं कि इंसान मरते हैं, एनिमल नहीं मरते कभी। एनिमल उस हादसे के होने से कुछ समय पहले वो वहाँ से भाग जाते हैं, चले जाते हैं, कुछ महीने पहले भी चले जाते हैं। ये देखा गया है कि चींटियाँ जब हादसा होने से कुछ महीने पहले से अपना डायरेक्शन बदल के कहीं और जगह चली गई। चींटियाँ तक, इंसान को पता चलता है हादसा होने के बाद, बाकी एनिमल को पहले पता चल जाता है। वही एनिमल जो घर में रहते हैं, इंसान के कब्जे में रहते हैं, वही मरते हैं। तो बाकी एनिमल क्यों नहीं मरते? वो पहले से उनको कैसे पता चल जाता है? वो इसलिए पता चल जाता है कि बाकी एनिमल जमीन से जुड़े हुए हैं, हम लोग जमीन से जुड़े नहीं हैं। हम लोग, जमीन और हमारे बीच में एक चप्पल आ गया है, राइट? तो कॉन्टैक्ट विद द अर्थ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। आप जो जीरो वोल्ट बेडशीट पे कल आप लेटे या आज भी अभी जो बैठे हैं, दिस इज योगा मैट, आप देख रहे हैं। तो अब ये योगा मैट जो देख रहे हैं, इसमें तारें लगी हुई हैं, आपके पैर, नंगे पैर हैं, इस पे लगे हुए हैं, और ये जो तार है इसका दूसरा छोर नीचे जा रहा है दरवाजे से या खिड़की से, और जाके जमीन के नीचे जाके वो 1 फीट नीचे तक वो चला गया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सिंपली अब देखिए, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या ईईजी, या इवन स्टेथोस्कोप, ये सारे टेस्ट में डॉक्टर क्या देख रहा है? वो आपके बॉडी का इलेक्ट्रिकल सिग्नल देख रहा है ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर फेल हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट, इंसान 1 सेकंड में मर जाएगा। अगर आपको सांसें रोक दे तब भी कुछ सेकंड, कुछ मिनट जिंदा रहेंगे, 4 मिनट जिंदा रहेंगे, ठीक है ना। अगर खाना ना मिले तब भी कुछ दिन जिंदा रहेंगे, पानी ना मिले तब भी कुछ दिन जिंदा रहेंगे। इलेक्ट्रिकल सिग्नल फेल होने से 2-3 सेकंड में इंसान मर जाता है, जिसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक नहीं, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है ना। तो तब डॉक्टर क्या करता है कि आपको इलेक्ट्रिक करंट देता है ना, डिफिब्रिलेटर से, हाँ, और वो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक शॉक जिसे बोलते हैं, उससे इंसान, तो इलेक्ट्रिसिटी, आपका बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकल बॉडी है, और इलेक्ट्रिसिटी फेल होने से इंसान उसी वक्त मर सकता है। हालांकि ऑक्सीजन नहीं मिलने से भी कुछ मिनट तो जिंदा रहेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर फिर भी ऑक्सीजन है, कुछ समय तक तो है ही है। फिर धीरे धीरे बॉडी के सेल्स मरेंगे, आप भी मर जाएंगे। तो अभी मान लो ये है मेरे पास तार, ये सिंपल मेटल का तार है, और मैंने ये ईसीजी का पैच लिया, इस पैच को यहाँ पे लगा दिया। ये जो दूसरा छोर है इसको लेके मैं ज़मीन से कनेक्ट कर देता हूँ, ये लंबा मान लेते हैं, बहुत लंबा। अब जैसे ही मैं ऐसा करूँगा तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके तार के माध्यम से मेरे बॉडी से अंदर जाएगा। और याद रखिए, जब भी कोई बीमारी होती है, चाहे वो कैंसर हो, ट्यूमर हो, जॉइंट पेन हो, आप में से बहुत सारे जॉइंट पेन के पेशेंट हैं, बहुत सारे हैं आप में से, आर्थराइटिस के पेशेंट बहुत सारे हैं आप में से, राइट। तो बॉडी में जहाँ पेन होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, जहाँ इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगी? धरती माँ से मिलेगी, राइट। तो ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ये एक्चुअली है, ये भी करके दिखा सकते हैं, और करके दिखाते हैं बल्कि, ठीक है ना। तो मान लो मेरे पास वोल्ट मीटर है, आप जब ज़मीन को डायरेक्ट टच करते हैं, जब नंगे पैर चलते हैं, तो धरती से सीधे इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकती है। लेकिन अभी तो ज़मीन में आप है नहीं, और अगर बोले कि आप ज़मीन में रहिए 24 घंटे, तो लाइफस्टाइल वैसा आप कर सकते नहीं। तो अपने घर में रहते हुए भी ज़मीन से कैसे कनेक्ट हों? तो सिंपली ये है कि आपने एक मेटल तार लिया जिसके ऊपर आप बैठे भी हैं सबके सब, और उस तार की एक छोर को आपने ज़मीन से कनेक्ट कर दिया, तब भी वो आपके बॉडी से कनेक्ट हो जाता है। यू एक्चुअली लिटरली गेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ एंड दैट कैन बी मेजर्ड। उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे एक और भी है,
निकालो अपने वोल्ट मीटर। हाँ, मोबाइल स्विच ऑफ कर ले। ये रेडी है, ऑन है, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर है, लाइए इसका अर्थ का पॉइंट कहाँ है? अच्छा ये है, दोनों हाँ यहाँ पे भी है। हाँ। अब देखिए ये वोल्ट मीटर है और आप सबकी बॉडी में कोई ना कोई वोल्टेज होती है एट दिस टाइम ऑल्सो। कितनी वोल्टेज है कोई देखना चाहेगा? आप देखना चाहेंगे? ये तार आगे नहीं आएगी, आइए आइए, आ जाएगी ना थोड़ा सा, ठीक है ठीक है। अब आप लाल वाले को अपने हाथ में पकड़िए, लाल वाले को अपने हाथ में पकड़ रहे हैं तो आपका जो बॉडी का वोल्टेज है दैट इज 0.027, दिस इज द वोल्टेज ऑफ योर बॉडी। याद रखिए जब बॉडी में बैठिए, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग देयर। एक ही एग्जांपल से काफ़ी होगा, हमें बहुत कुछ करना है, इसके बाद आराम से कर सकते हैं सब लोग। लेट मी कंप्लीट तब, बैठिए बैठ जाइए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, जब आपके बॉडी में वोल्टेज होगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी आपकी इम्यूनिटी कम होगी, और जितनी इम्यूनिटी कम होगी नीडलेस से उतना बीमार रहेंगे। अगर इनकी इम्यूनिटी मुझे बढ़ानी है तो इनके बॉडी के वोल्टेज को मुझे जीरो करना पड़ेगा। जीरो वोल्टेज, कितना वोल्टेज है अभी? 29, कितना करना पड़ेगा? जीरो। ठीक इसी तरह से आप जब टेस्ट करेंगे, इस लेक्चर के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं बारी बारी से, बिकॉज मैं देख रहा हूँ क्यूरियोसिटी है, ठीक है ना। तो इनके बॉडी को जीरो करने के लिए, वोल्टेज को जीरो करने के लिए आप चल के आइए, आप वहीं रहिए, आप चल के आइए, अपने इसके ऊपर पैर रख दीजिए जरा। अब पैर रखते अब कितना वोल्टेज हो गया? 0 वोल्ट हो गया, दिख रहा है जिनको दिख रहा है। अब वापस आइए यहाँ पे, अब कितना वोल्टेज है? दोबारा बढ़ गया, पहले इतना हो गया। तो सिंपली आप क्या कर रहे हैं, दोबारा वहाँ जाइए, जीरो आ गया, राइट। तो 0 वोल्ट कैसे हुआ? क्योंकि आप अर्थ से कनेक्टेड है। कैसे हुआ? क्योंकि अर्थ से इलेक्ट्रिक इनके बॉडी में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है बॉडी में। तो ये जो आपके नीचे जो योगा मैट लगे हुए हैं, ये स्पेशल पर्पस है। सॉक्स उतार के, जूते उतार के पैर उसमें रखिए, राइट। तो आप 0 वोल्टेज पे सब लोग इस वक्त, ऑल ऑफ यू आर एट 0 वोल्टेज एट दिस मोमेंट। रात को जब सोते हैं तो आपकी वोल्टेज कितनी उस वक्त? अभी योगा ये बेडशीट पे 0 वोल्टेज। तो ऐसे में नींद अच्छी आती है, ऐसे में पेन चला जाता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, घाव ठीक होने लगता है। अब मान लो मुझे अपना वोल्टेज देखना हो तो मेरा वोल्टेज भी लगभग इनके वोल्टेज कितना है? 23। मैंने चप्पल पहना हुआ है, अगर चप्पल पहन के मैं पैर रखूं, देखिए आप कितना हो गया? 0 हो गया, है ना, 0 हो गया। मैंने तो चप्पल पहना हुआ है, मैंने ना जुगाड़ किया है। मेरे चप्पल अगर देखेंगे तो मेरे चप्पल के नीचे एक तार लगा दिया है और वो तार इनके तार से कनेक्ट होता है। तो मैंने अपने लिए चप्पल ही बना दिया कि मुझे चप्पल भी ना उतारना पड़े। घास पे जब चलेंगे आप तो नंगे पैर चलना पड़ेगा, लेकिन अब हमारी आदत तो है नहीं नंगे पैर चलने की। आइडिया तो ये है ना कि घास से हमें कनेक्ट होना है। तो मैंने अपने लिए चप्पल बना दिया और चप्पल के नीचे अगर देखेंगे कॉपर का एक वो तार है, देख रहे हैं, एक चिप है और वो एक तार से कनेक्टेड है और वो तार मेरे फीते में लगा हुआ है। तो जुगाड़ हो गया। किसको चाहिए? इसका एक बिजनेस हो सकता है, आगे करेंगे इसका बिजनेस, फिलहाल तो हमने अपने लिए बनाया है, ठीक है, थैंक यू। ये आप बाद में जिनको क्यूरियोसिटी है इसको समझ सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, कल का दिन भी हम समझाएंगे, लेकिन हम इस सारे टॉपिक को धीरे धीरे एक बार कवर कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझिए यहाँ पे कि जो जैसे पेशेंट्स जो होते हैं, अभी मान लो जब स्कूटर पे आप बैठते हैं तो जो पहिया है वो किस चीज़ का बना है? रबर का है। तो पहिया इज ए इंसुलेशन बिटवीन यू एंड द अर्थ। ट्रेन में जब बैठते हैं आप तो ट्रेन के पहिए किसके हैं? लोहे के। ट्रेन का जो पटरी है वो हाँ वो भी लोहे का है। तो अल्टीमेटली ट्रेन आप देखें तो अर्थ से कनेक्टेड है। कई बार ऐसा आता है, हमारा जो इमरजेंसी हेल्पलाइन है कि हम ट्रेन में, फ़ोन आता आधी रात को भी कि ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, बॉडी में बहुत पेन है, क्या करें?
हम बोलते हैं ट्रेन की जो खिड़की है उसको पकड़ लो, या फिर उसके लोहे का कोई भी पार्ट पकड़ लो, और जब वो पकड़ते हैं और 15-20 मिनट आधे घंटे तक रहते हैं, यानी कि दे आर एट 0 वोल्ट, उनका पेन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो बिकॉज उन्होंने क्या किया, अपने आप को अर्थ कर दिया, अपने आप को अर्थ से जोड़ दिया। जिस तरह से आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अर्थ से जोड़ते हैं ना, ताकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आयु लंबी रहे, अचानक फूक ना जाए, ठीक उसी तरह से हम भी, आप भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, हमने अपने आप को डिसोसिएट कर दिया अर्थ से। जरा सोचिए, जो भिखारी हैं, गरीब लोग हैं, सड़क पे रहते हैं, ठंड में भी वो कपड़े नहीं पहनते, है ही नहीं कपड़े, वो भयंकर तरह से बीमार क्यों नहीं पड़ते? एक बात इंपॉर्टेंट है कि वो, उनका जूते भी नहीं है, दे आर फोर्स टू बी, वो नंगे पैर रहना, लाइक एनिमल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि वी आर नॉट डेफिशिएंट बाय न्यूट्रिशन, वी आर डेफिशिएंट बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ हमारी कोशिश है कि एक दिन में हम सब 10 घंटे कम से कम अर्थ से जुड़े रहें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। 7-8 घंटे तो रात को सो ही रहे हैं, और 1 घंटा 2 घंटे का लेक्चर ही है ना, इस तरह से। तो आपको खुद ही मेरी तरह जुगाड़ बनाना पड़ेगा। मैंने प्रिंसिपल बता दिया, राइट। अब जैसे मान लो किसी को गैंग्रीन है, मान लो, है ना, तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट को हो जाता है, तो गैंग्रीन वाले पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में कैसे ठीक करते हैं, जहाँ जहाँ गैंग्रीन है वहाँ ये पैच लगा देते हैं, और पैच का दूसरा एंड हम अर्थ से जोड़ देते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली वहाँ पहुँचे, और उससे पेशेंट की हील, इट हैपन्स वेरी फास्ट। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी कोई मेरा इन्वेंशन नहीं है, पहले से ही है। दीज हैव बीन प्रूवन थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, बट द ओनली थिंग इज कि इसको करने से आप ठीक तो हो जाएंगे, बस इसमें खरीदने बेचने का कुछ है नहीं यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि आपको सिर्फ इतना पता करना है, बताना है किसी को कि अर्थ से यू हैव टू गेट कनेक्टेड, यू टेक ए वायर एंड देन कनेक्ट योरसेल्फ, विच यू कैन डू योरसेल्फ ऑल्सो, राइट। आज इस 3 दिन बाद तीसरे दिन जब आप जाएंगे घर, तो आपका काम आसान करने के लिए उस तरह का बेडशीट भी एज ए पार्ट ऑफ द किट आपको दे दिया जाएगा, ताकि घर जाते ही आप इंस्टॉल कर लें। यानी कि साथ में तार भी होगा, और तार के आगे कॉपर का एक रॉड भी होगा, जो अंदर कैसे डालना है वो सब भी बताएंगे। इट इज़ वेरी ईजी। हो सकता है 15-20 मिनट लगे आपको घर में इंस्टॉल करने में, लेकिन उसके बाद से जब भी आप सोएंगे, यू आर स्लीपिंग एट 0 वोल्टेज, आप 0 वोल्ट पे सो रहे हैं, और 0 वोल्ट पे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बेस्ट तरीके से काम करती है। और हमें ये पता है कि इम्यूनिटी सबसे अच्छा काम करेगी, तो सबसे पहले तो पेन रिलीफ होगा। पेन रिलीफ कितना टाइम में होता है? मैंने देखा 20-25 मिनट में लोगों को फ़र्क पड़ने लग जाता है। अगर कभी कोई पेन हो, सो देन ऑल्सो, और कुछ नहीं तो आप जाके बाहर बैठ जाओ और पैर मिट्टी में, घास में। कई लोग ऐसे हैं मेरी तरह, जो मैं 7th फ्लोर में रहता हूँ, कि वहाँ से तार नीचे कैसे ले जाएंगे। मैंने तो 7th फ्लोर में रहते हुए भी नीचे ले गया हूँ, कभी आएंगे तो देखेंगे। तो ऐसा नहीं कि पड़ोसी कुछ बोले, उन्हें पता भी नहीं चला, तो वो सब दिमाग में है कि क्या होगा, लेकिन हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग तरीका एक और भी है कि अगर आपके घर के, आपके खिड़की के बाहर एक पेड़ है, तो पेड़ के अंदर अगर आप तार डाल देंगे छेद करके, या रॉड डाल देंगे, तो भी आप देखेंगे आप 0 वोल्टेज पे आएंगे। जो पक्षी है वो डायरेक्टली तो नहीं बैठते नीचे, वो पेड़ में बैठते हैं, बट पेड़ भी 0 वोल्टेज ही है, एंड वो भी आप मेजर कर सकते हैं विद दिस वोल्ट मीटर, राइट। तो ये कोई इमेजिनरी बात नहीं है, ये वोल्ट मीटर से आप मेजर कर सकते हैं हर पल। एक इंटरेस्टिंग बात और है, ये यहाँ पे लगाया हुआ योगा मैट, अगर इसको यहाँ लगा देंगे और फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे नीचे से, और तब 0 वोल्ट देखेंगे, तो यहाँ अर्थ से कनेक्ट होने के बाद भी पूरी तरह से 0 वोल्ट नहीं होता। कारण क्या है, कोई बता सकता है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक मैन मेड हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से अर्थ का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए नीचे वो लगाया हुआ डेमो के लिए। यहाँ लगाते तो वो 0 वोल्ट नहीं आएगा, ये भी करके देख सकते हैं। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं, कई लोगों को कान में आवाज़ें आती हैं, ऐसे ही गूंजने की आवाज़, टेनिटस बोलते हैं, सुना कभी ऐसे, है ना। तो कई लोगों को सुबह उठते हैं बड़े सिर में दर्द रहता है, या बहुत आलस फील होता है ना। तो
अगर आप चाहते हैं कि बहुत आलस हो, सिर में दर्द हो, कान में गूंजने की आवाज़ हो, तो आप एक काम कर सकते हैं। अगर ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, आप जहाँ सोते हैं उसके साथ जो प्लग है, उस प्लग में मोबाइल चार्ज करने रख दीजिए, जो कि रखते ही हैं। रात भर जब मोबाइल चार्ज हो रहा होगा तो याद रखिए, रात भर आपके सिर के आसपास मोबाइल वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा। वो फील्ड मैं कल दिखाऊंगा आपको डेमो करके, जैसे आज 0 वोल्ट दिखाया। और उससे जब सुबह उठेंगे तो आपका सिर हैवी होगा। अक्सर ये देखा गया है कि जो लोगों को ब्रेन ट्यूमर मिलता है, तो ट्यूमर उस साइड मिलता है जिस साइड वो पकड़ के मोबाइल पे अक्सर बात करते हैं। तो बोलने का मतलब बड़ा क्लियर है कि रात को सोने से पहले, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, अपने मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर लीजिए, किसी और कमरे में रखिए, फॉर एग्जांपल फ्लाइट मोड पे कर दीजिए। अगर कोई वाईफाई है घर में तो उसको ऑफ कर दीजिए। अगर कोई टेलीविज़न वगैरह वो ऑफ तो है ही, प्लग निकाल दीजिए। तो यू हैव टू स्लीप एट 0 EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा, जो हमारी आदत है कि सोने से पहले हम मोबाइल चार्ज पे लगाते हैं, और मोबाइल अक्सर ही हमारे सिराने के पास ही होता है। तो है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन इट विल डिस्टर्ब योर बायोलॉजिकल क्लॉक, आपकी नींद को डिस्टर्ब कर देगा। और नींद से सारी चीज़ जुड़ी हुई है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। जबकि ये जो करना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, जस्ट ए डिसीजन कि मोबाइल चार्ज करना है, लेकिन दूसरे कमरे में करना है, उस कमरे के बाहर करना है। वाईफाई फॉर एग्जाम्पल स्विच ऑफ कर देना है। ये छोटे छोटे चेंज से भी, जो हमें सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, नींद आने लगती है, फ्रेश फील नहीं करते, सो दैट इज ए हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और उसका एक सैंपल तो आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो खैर, अभी तो ये ट्रेनिंग चल रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर रोज ही यूज़ करना पड़े इसको, तो ये हमारे बॉडी के लिए खतरा हो सकता है, या यहीं पे सोना पड़े, हमारे बॉडी के लिए डेंजर हो सकता है। तो क्योंकि ये इनविजिबल है, तो हमारा ध्यान नहीं गया, और ध्यान दिलाने वाले भी कोई भी नहीं है, क्योंकि ध्यान दिलाने से कुछ होने नहीं वाला, बिजनेस वाइज कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, राइट। तो अभी हम बात कर रहे थे अर्थ से इलेक्ट्रॉन लेने का, टेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ। दिस इज द, मुझे लगता है जितनी सारी बातें हम बताने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें करना ही कुछ नहीं है। एक बार 0 वोल्ट बेडशीट आपने लगा दिया तो हर रात आप 0 वोल्टेज पे ही सोएंगे, राइट। एक बार इस तरह, जैसे मैं मेरे ऑफिस में अगर आएंगे तो मेरे जहाँ मैं चेयर में बैठता हूँ वहाँ नीचे ऐसे ही लगा हुआ है, जुगाड़ से मैंने बनाया हुआ है। दिस मीन्स मैं 8 घंटे ऑफिस में बैठा हूँ तो मैं 0 वोल्टेज पे बैठा हूँ। एक बार किया ना चेंज। अच्छा, अभी ये चप्पल बनाया, अब मैं जब घास पे चलूँगा, रास्ते में चलूँगा, तो आई वेयर दिस। एक ही बार बनाया है, बट ये चलता रहेगा, राइट। तो मुझे बोलने का मतलब है कि अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत इस तरह से जुगाड़ कर लेंगे तो बड़े रिजल्ट आएंगे। आप में से ज़्यादातर लोग 5, 7, 10, 15, 20 गोलियों तक खाते, जैसा आपने लिख के दिया है। वो सारी खत्म हो सकते हैं, खत्म होंगी भी, और इन 3 दिन में होंगी आपकी आंखों के सामने, बाई डे आफ्टर टुमारो। क्यों? क्योंकि इन 3 दिन में जहाँ तक हो सके, इंक्लूडिंग दिस, ये हम आपको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। और मुझे पता है जब ये इम्प्लीमेंट होगा, जो कि अभी हो रहा है, आप ये लेक्चर ही नहीं सुन रहे हैं इस वक्त, अब 0 वोल्टेज पे थेरेपी भी चल रही साथ साथ, है ना। लेकिन ये सिर्फ आज ही के लिए नहीं, ये जिंदगी के हर दिन के लिए हो सकता है, और ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं, आपके परिवार के हर एक इंसान के लिए हो सकता है, इजंट इट। यानी कि जब मैं चप्पल बनवा लूँ तो आप सब मेरे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, राइट। ना केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। तो चलते हैं द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पानी पे, जिस पे ध्यान हमारा कभी उतना गया ही नहीं। अगर मैं आपको बोलता हूं व्हाट इज दिस, तो आप बोलेंगे तो टमाटर है, बट व्हाट आई विल से, इट इज 95% वाटर। ये क्या है? ये 95% पानी है। बाकी इसमें इंग्रेडिएंट है जो आपको दिखाई दे रहा है, बाकी इसमें न्यूट्रिशन है, बट 95% इज वाटर। दैट वाटर इज कॉल्ड लिविंग वाटर, जिंदा पानी। अगर ये सड़ गया तो वो जिंदा नहीं है, वो खराब पानी है। फिलहाल तो ये सड़ा नहीं है, तो इसमें लिविंग वाटर है। जब आप माँ के कोख में होते हैं उस वक्त आपका बॉडी लाइक टमाटर, 95% वाटर। जब आप पैदा हुए अबाउट 85-80% वाटर। आज के दिन वी ऑल आर 70% वाटर। जब आप मरने लगेंगे 50% वाटर। यानी कि जैसे जैसे बॉडी से वाटर कंटेंट कम होता है, हमारी ज़िंदगी आयु भी कम होने लगती है। मतलब आप ये समझ रहे हैं
कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा एबंडेंट अगर कुछ है, दैट इज़ वाटर। इसका मतलब ये भी तो हुआ कि अगर जो सबसे ज़्यादा है उसको हमें ध्यान से कुछ करना पड़ेगा। बट वॉट वी डू अबाउट द वाटर? वाटर दो ही तरह के होते हैं मेरे हिसाब से। वन इज़ अ लिविंग वाटर, जो जिंदा है, वन इज़ अ डेड वाटर, जो मरा हुआ है। जो चीज़ खुद ही मरी हुई है वो आपको जिंदा तो नहीं कर सकती, जो जिंदा है वही आपको कुछ रिविटलाइज कर सकती है। तो सिर्फ एक ही सेंटेंस है इसके लिए, ऑलवेज कंज्यूम लिविंग वाटर। लिविंग वाटर, अच्छा लिविंग वाटर कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा? फिर वही बात है कि वही चीज़ हम आपको बोलेंगे जो आप आसानी से कर लें, बिना खर्चा किए कर लें, घर पे कर लें, अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लें। नॉर्मली लिविंग वाटर तो वो होता है कि जो पहाड़ों से पानी टकराते हुए रिवर से आता है, झरने से आता है, दैट इज कॉल्ड लिविंग वाटर। लेकिन वहाँ जाके कुछ लोग करते भी हैं, वहाँ जाके रहने लगते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। बट हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर सकते। हमारे घर पे कैसे लिविंग वाटर बनाएं जिसकी मदद से ऐसे बच्चे जिसके बारे में जिक्र कर रहा था, थैलेसीमिया के पेशेंट्स, उनका बॉडी खून बनाने लग गया। अगर किसी का बॉडी खून ही बनाने लग जाए तो समझ सकते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट? दैट इज बाय लिविंग वाटर। तो आज है लिविंग वाटर का, कल है डॉक्टर नमिता, कल है। तो कल डॉक्टर नमिता जो कि लिविंग वाटर के बारे में बताएंगे, जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स पे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों पे। उन बच्चों को हमने कभी देखा भी नहीं, वो अपने अपने घर पे ये सारे बदलाव करके वो ठीक हो रहे हैं। कभी कभी मिलने आते हैं अपने अपने शहरों से, वो अलग बात है, बट मिलने तब आते हैं जब ऑलरेडी ठीक हो चुके होते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे बोले कि थैलेसीमिया ठीक नहीं हो सकता, दैट इज नॉट ट्रू, वो सही बात नहीं है। ठीक हो सकता है अगर कोई ये ठीक कर ले तो। हाँ, ये कोई ठीक नहीं कर रहा क्योंकि कोई बता नहीं रहा कैसे ठीक कर रहा है। तो कल का एक स्पेशल क्लास आपका होगा जो कि लिविंग वाटर घर पे कैसे बनाना है। यहाँ भी आपने देखा होगा 2 पॉट वाटर सिस्टम है यहाँ पे लगा हुआ आपके लिए। तो इन 3 दिन में भी आप लिविंग वाटर पिएंगे और लिविंग वाटर खाएंगे। जब आप टमाटर खा रहे हैं तो आप लिविंग वाटर खा रहे हैं ना एक्चुअली। तो आपने जो ब्रेकफास्ट में खाया है और जो लंच में आप खाने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज एटलीस्ट 70% इट इज वाटर। ये है दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग वाटर। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अभी जो डाइट आपकी है वो एक्सट्रीम डाइट पे रखा है हमने आपको, क्योंकि 3 दिन में हमें कुछ रिजल्ट भी दिखाना पड़ेगा आपको। लेकिन आप जब घर जाने लगेंगे, बेस्ड ऑन आपके सिम्टम्स क्या क्या थे और कितने इंप्रूवमेंट हुआ, दवाई कितनी छूटी, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर की क्या स्थिति है, पेन मैन कितना हुआ, आपके डाइट को हम कस्टमाइज करके सबके अलग अलग डाइट वो हम तीसरे दिन आपको देंगे, और जो यहाँ वाले डाइट से आसान होगा। 3 दिन तो कर ही सकते हैं। ये जो 3 दिन है आपका, वो आने वाले जो जिंदगी है उसमें पूरा इम्पैक्ट डालने वाला है। इसलिए इस 3 दिन में जो भी कुछ कर रहे हैं उसको पूरी तरह से कीजिए, क्योंकि मामला सिर्फ 3 दिन का ही तो है, विदाउट एनी चीटिंग। हमारे कई बार हमारे खासतौर पे वियतनाम में इस तरह के कैंप होते हैं, तो कैंप में जो पार्टिसिपेंट आते हैं अपने बैग में खाना भर के लाते हैं, नूडल वगैरह खुद ही ताकि बाद में खाएंगे। लेकिन उनको समझाना पड़ता है ये 3 दिन आपके, और ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अपना जो फेवरेट खाना हो छोड़ना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट। आपको जो भी खाना पसंद है, क्या खाना चाहते हैं, यू वांट टू ईट ए मंकी, राइट? चिकन, नूडल्स, पास्ता, जो भी जीवन में आप पसंद करते हैं खाना, वो खाने के लिए हम मना नहीं कर रहे। 3 दिन जरूर मना कर रहे हैं। उसके बाद आपके डाइट सिस्टम में एक डे होगा चीटिंग डे, हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी बीमारी कैसी है। मतलब ये कि आप अपने लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं, दोनों चीज़। लेकिन ये 3 दिन यू हैव टू बी ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और क्योंकि यहाँ पे हम पहले एक लेवल तक पहुँच जाएं, एक लेवल तक रिजल्ट दे दें। जो वाटर है इसको यहाँ पे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसका एक स्पेशल क्लास रखा गया अलग से, उसमें इसके बारे में डिस्कस होगा, आपको समझाया जाएगा लिविंग वाटर क्या है और घर पे कैसे बनाना है। और जब बनाएंगे घर पे, वो आपके लिए नहीं होगा, वो आपके साथ साथ आपके परिवार वालों के लिए भी होगा। खाना या लिविंग वाटर, पीना या खाना, दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 4th थिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल एज DIP डाइट। आप में से कितने लोग हैं जिनको DIP डाइट ऑलरेडी पता है? Many of you, all of you. कितने लोग जो ऑलरेडी फॉलो करते आए हैं? Many of you, right? आपको DIP डाइट का ऑलरेडी पता है, और आपको ये भी पता है कि DIP डाइट से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाती हैं। तो इसके बारे में कैसे सॉल्व होती हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है, कैसे वो काम करता है, ये सारी चीज़ों कल के हमारे जो लेक्चर है खास, उसमें मैं इंक्लूड करूँगा, राइट? क्योंकि आप ऑलरेडी इस डाइट पे हैं, घर से भी
यहाँ भी कर रहे हैं और कल इंक्लूड करना ही है, तो इसको छोड़ के थोड़ा हम आगे चल सकते हैं। बट डाइट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। ठीक होने के लिए डाइट, क्योरिंग डाइट, ठीक रहने के लिए डाइट, दैट इज मैनेजिंग डाइट, है ना। यहाँ पे क्या कि 72 आवर क्योर प्रोग्राम, ये जो क्योर वर्ड है ना, इस वर्ड से बहुत लोगों को बड़ी परेशानी है, क्योंकि अगर आप देखें ऐसा कानून है, कोई अगर बोल दे डायबिटीज़ क्योर कर देंगे तो ये बोलना ही जेल जाने के लिए काफ़ी है। तो ऐसे लिखा है, देयर इज़ ए एक्ट कॉल्ड ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, कि आप बोल नहीं सकते कानूनी तौर पे कि डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, ब्लड प्रेशर ठीक हो सकती है, किडनी फेलियर ठीक हो सकती है, लिस्ट ऑफ डिजीज़ दिया हुआ है। बट ट्रुथ ये है, अगर उस एक्ट के अंदर जाके देखें तो एक्ट ये बोलता है कि आप ये नहीं बोल सकते कि ये सब ठीक हो सकती दवाइयों से, आप ये बोल सकते हैं सब ठीक हो सकता है फूड से। आप समझ रहे हैं बात? लेकिन वो छोटे छोटे लाइन में लिखा हुआ वो वहाँ तक कोई जाता ही नहीं है। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, कोई भी अगर बोलता है कि क्योर हो सकता है तो उसके ऊपर लगाया जाता है। बोलने का मतलब ये है कि इट इज़ बीन एक्नॉलेज ऑलरेडी व्हेन यू चेंज द डाइट। जब आप डाइट चेंज कर देते हैं तो आपका बॉडी का क्लॉक न जाने कैसे, किडनी है, पेनक्रियाज है, हार्ट है, वो आपस में सिंक होने लगते हैं। यूँ मानिए कि ऑर्केस्ट्रा के सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं अलग अलग म्यूजिशियन, सबकी आंखों में पट्टी है, कान में भी रुई डाली हुई है। अब वो बजा तो सकते हैं लेकिन ये नहीं देख सकते या महसूस कर सकते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो वो कितना भी अच्छा बजाएं लेकिन आपको नॉइज़ी सुनाई देगा। अब उनकी आंखों की पट्टी और कान की रुई हटा दिया जाए तो आपस में वो सिंक कर जाएंगे अपने आप ही, बिकॉज वो एक्सपर्ट्स हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आप DIP डाइट, इस तरह के डाइट विच इज़ मोस्टली रॉ, तो बॉडी के ऑर्गन अपने आप सिंक होने लगते हैं। यानी कि आपका ब्लड शुगर और बढ़ेगा नहीं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने लगेगा। कितनी देर में? 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में उसका असर दिखेगा। लेकिन ऐसा जब होता है तो हमें साथ में इंसुलिन को, साथ में ब्लड शुगर की दवाइयों को कम भी करते रहना पड़ता है। आप में से जो लोग इंसुलिन पे हैं, 11 लोग हैं आप में से, उन सब के बॉडी में स्कैनर लगाया ना, वो 11 लोग, ओके। तो 11 लोग हैं और बाकी लोगों ने देखा उन 11 लोगों को, तो उनको याद दिलाएं। ये जो स्कैनर आपके स्किन पे लगाया है यहाँ पे, इस स्कैनर में इस वक्त आपकी जो ब्लड शुगर है, हर 15 मिनट बाद की ब्लड शुगर अपने आप ही रिकॉर्ड हो रही है। हर 15 मिनट बाद वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टोर हो रहा है। और हमारे पास जो रीडर है, सेंसर है, उससे हम सेंस देख के सारी रीडिंग कंप्यूटर पे आ जाएगा। यानी कि आपके आधी रात को कितनी ब्लड शुगर थी कल रात को, वो अभी देख सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप रात को जाके सोचते हैं कि मैं एक लड्डू खा लूँ तो वो रीडिंग में कैद हो जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कल मैं आपको दिखाऊंगा उनमें से किसी का या कुछ लोगों का कि रात की रीडिंग कैसे जाती है, रीडिंग का बिहेवियर क्या है। जब आप सो रहे होते हैं, आपका पेनक्रियास जो एक उसका बॉडी क्लॉक नहीं सो रहा होता है, तो लेकिन वो क्या कर रहा है, आधी रात को क्या कर रहा है, उठने से 2 घंटे पहले क्या कर रहा है, उठने के बाद क्या कर रहा है, उसका बिहेवियर अगर आप जानेंगे तो आप उसको टेम कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल में ला सकते हैं। जैसे एक पालतू कुत्ता है, उसका बिहेवियर अगर नहीं समझते तो आपके लिए पालतू नहीं है वो, है ना। ठीक उसी तरह से ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अभी जिन लोगों ने स्कैनर लगाया है, कल शाम से लगाया तो अभी 1 दिन पूरा हुआ नहीं है, कल तक 1.5 दिन हो जाएगा। तो 1.5 दिन के बाद की रीडिंग हम देखेंगे, पूरा 1.5 दिन उनके बॉडी में ब्लड जो पेनक्रियास, उसका मूड कैसा था और उससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स हैं, उनको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इस कैंप में जो भी कुछ हम कर रहे हैं, आपका ब्लड शुगर कम होने लगेगा, आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम से कम 50% तो घटी जाएगी पहले दिन ही। अगर आपने इंसुलिन उतना ही लिया जितना आप रोज लेते आए हैं तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर। याद रखिए, लो ब्लड शुगर से इमीडिएट डेथ हो सकती है, हाई ब्लड शुगर से इमीडिएट डेथ नहीं हो सकती। लो ब्लड शुगर ज़्यादा खतरनाक है हाई ब्लड शुगर से। लो ब्लड शुगर आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं जब आप इंसुलिन लेते हैं, बॉडी अपने आप लो ब्लड शुगर नहीं करती है। आप खाना ना खाएं कितने भी दिन तक, बॉडी में बहुत लो ब्लड शुगर नहीं हो सकता, तो वो सिर्फ आप मैन मेड केमिकल से करते हैं। सो लो ब्लड शुगर इज़ वेरी वेरी डैमेजिंग एंड डेंजरस। और उसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि इंसुलिन जो लोग ले रहे हैं या दवाइयाँ भी जो लोग ले रहे हैं, बहुत ही केयरफुली मिनिमम दवाई लें और धीरे धीरे उससे पीछा छुड़ाएं।
कैसे पीछा छुड़ाएं वो इन 3 दिन में देखेंगे, आपके आंखों के सामने देखेंगे कि कितने लोग जो 20 साल से 25 साल से दवाइयों पे थे, नाउ दे आर एबल टू मेंटेन ए हेल्दी ब्लड शुगर विदाउट दोज मेडिसिन एंड दैट शुड बी डन। और वो आप देखेंगे होते हुए, हम तो देखते ही आए हैं हमारे इस तरह के कैंप में, आप भी देखेंगे। तो उसमें DIP डाइट का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, बट इसके पीछे का साइंस क्या है ये मैं आपको कल समझाऊंगा। वो उससे ये होगा कि उस डाइट को आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं जब आपको उसके अंदर की सारी साइंस पता चल जाएगी तब। अभी तो ये पता है कि इस वक्त फ्रूट खा लो, इस वक्त सब्जी खा लो, इस वक्त क्या खाओ, डेयरी प्रोडक्ट मत लो, एनिमल प्रोडक्ट प्रोटीन मत लो। पीछे का साइंस पता चल जाएगा तो आप कन्विंस होकर खुद भी कर सकते हैं इस चीज़ को और अच्छी तरह से। तो वो हम कल करेंगे। 5th and 6th ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रेविटी। हमारे बॉडी में इस वक्त लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है। जैसे मैं अभी खड़ा हूं और नीचे से ग्रेविटेशन पुल मेरे ब्लड को नीचे खींच रहा है, खींचेगा ना, राइट। तो मान लो ये पेन है, ये इंक पेन है, इसको मैं ऐसे कर दूं तो इंक नीचे चला गया, तभी हम लिख पाते हैं, है ना। तो ये लिक्विड जो है वो नीचे जाएगा। सिमिलरली मेरा ब्लड भी लिक्विड है, वो भी नीचे जाएगा, लेकिन पूरी तरह से नीचे जाने से पहले एक हार्ट है जो उसको उल्टा भी खींच रहा है ऊपर, तो एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। इस वक्त मेरे बॉडी में, आपके बॉडी में 2 तरह के बैलेंस काम कर रहे हैं, फोर्स काम कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे खींच रहा है, हार्ट वो ऊपर खींच रहा है, बैलेंस मेंटेन हो रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल बैलेंस मेंटेन हो रहा है, और ये ग्रेविटेशनल बैलेंस धीरे धीरे अगर बिगड़ जाए तो इंसान बीमार पड़ जाता है। बिगाड़ने के लिए कितना टाइम चाहिए? बिगाड़ने के लिए 20 मिनट भी कई बार काफ़ी होते हैं। अभी देखना चाहते हैं, मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूँ, हिलता डुलता नहीं हूँ मैं, आप कभी करके देखिएगा अगर देखना चाहते हैं तो। 20 मिनट अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहूँ बिना कुछ हिले डिले, चाहे मैं बात कर रहा हूँ बट आई एम नॉट मूविंग, राइट। तो जैसे जैसे मैं खड़ा हूँ, जैसे जैसे टाइम पास होगा, ग्रेविटेशनल पुल वो मेरे बॉडी पे हावी होता जाएगा, और मेरा जो हार्ट का जो ताकत है वो थोड़ा फीका पड़ता जाएगा। और करते करते क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल हावी होगा तो क्या होगा, ब्लड ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा, राइट। विल कीप ऑन गोइंग डाउन, वो नीचे जाएगा। 20 मिनट में इतना ब्लड नीचे चले जाएगा कि ब्रेन में ब्लड कम हो जाएगा। और जैसे ही ऐसे होगा, व्हाट विल हैपन, ऐसा होता है ना स्कूल में, असेंबली में आपने देखा बच्चे अचानक धड़ाम से गिर जाते हैं। वो जब गिर जाते हैं तो लगता है बड़ा कमज़ोर है इसलिए गिर गया होगा, धूप है इसलिए गिर गया होगा, खाना नहीं खाया इसलिए गिर गया होगा। अगर कमज़ोर है, धूप है, खाना नहीं खाया, तो थोड़ी देर में उठ कैसे जाता है वो, देखा अपने आप ही उठ जाता है। उस थोड़ी देर में आप पानी मारें, झाड़ फूंक करें, कोई मंत्र पढ़ दें, 15-20 मिनट में उसको उठना ही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो गिरा, उसका हार्ट पूरे बॉडी का एक लेवल आ गया। अभी तो हार्ट ऊपर है ना, जब गिरेंगे लेटेंगे तो हमारा हार्ट इज एट द सेम लेवल एज द होल बॉडी। अब हमारे हार्ट को ब्लड सर्कुलेट करने में उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब वो बाजी जीत जाएगा, दोबारा से सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज कर देगा। तो ये जो गिरना है, ये गिरना अपने आप में दवाई है। मान लो ये नहीं गिरता, ये 2 लोग इसको पकड़ लेते गिरते वक्त ही, तो क्या होता? कई बार ऐसा होता ना, जो माउंटेन पे लोग अचानक लटक जाते हैं, और अगर वो ऐसे हिले ना, या फिर आप 2 लोग हैं और पकड़ के खड़े हैं, वो गिरना चाह रहा है लेकिन गिर नहीं पा रहा है, तो लगातार ब्लड नीचे जाता रहेगा एंड इट विल टेक फ्यू मिनट्स, द पर्सन विल डाई। तो गिरना इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, गिरना इज अ सोल्यूशन, ताकि ब्लड सेम लेवल पे आ गया। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका बॉडी कई बार अपने ग्रेविटेशनल पुल और हार्ट का फोर्स दोनों को बैलेंस करने के लिए पोस्चर चेंज कर लेता है, दैट इज कॉल्ड पोस्चरल मेडिसिन, और जिससे बड़े बड़े प्रॉब्लम आने से पहले आप बच जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2 साल पहले जब बोलते थे कोरोना आ गया, बहुत लोग जिनको सांसें नहीं आ रही थी ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहे थे, देखा आपने। तो तब हमारा भी एक कोविड सेंटर था, हम उसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, और वहाँ पे अहमदनगर में, एक बार खड़े हो जाए पीछे, तो ऐसे हमारे बहुत सारे नाइस एक्सपर्ट, उनमें से एक यहाँ पे मौजूद हैं,
प्लीज। तो यहाँ पे जब पेशेंट आते थे तो उन पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के आते थे। तो हम क्या करते थे, ये क्या करते थे, सिलेंडर हटा दिया, उनको पेट के बल लिटा दिया। जैसे ही आप पेट के बल किसी को लिटाएंगे जिसको सांसें नहीं आती है, आ रही हैं, सांसें आने लगेंगी। क्यों? हार्ट नीचे आ गया, लंग ऊपर आ गया, लंग की कैपेसिटी 20% बढ़ गई। इतना काफ़ी है उसके सांसें को रिवाइव करने के लिए। अभी आप बैठे हैं, आप पीछे की तरफ ऐसे करके बैठेंगे तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे आपको सांसें कम आएंगी, डिफ़िकल्टी होगी सांसें लेने में। आगे की तरफ झुक के बैठेंगे, आप देखेंगे सांसें खुल रही हैं, है ना। अब याद कीजिए, जो बोल रहे थे हमें सांसें नहीं आ रही, वो कार में बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं, ऐसे करके, या लेटे तो कैसे लेटे, पीठ के बल। हॉस्पिटल में लेटे तो कैसे, पीठ के बल। तो बोलने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह आप उसका पोस्चर चेंज कर देते हैं तो उसी वक्त फर्क पड़ जाता है। पोस्चर चेंज करना कहीं भी पॉसिबल है। फॉर दैट यू नीड नॉट टू बी हैव इन ए हॉस्पिटल, या आपको बहुत लंबा चौड़ा कुछ की ज़रूरत नहीं है। बाकी जानवरों में 4 पैरों में चलते हैं तो उनका हार्ट कहाँ पे, बीच में है। इंसान सीधे चलता तो हार्ट कहाँ पे, ऊपर है। तो इंसान का हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो ज़्यादा बीमारी इंसान भी पहले 4 पैरों में ही चलता था, 4 लिम्स, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 4 पैरों में चलने लग जाएं, दैट आई एम नॉट सेइंग। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ, जो मैं करता हूँ, जैसे मान लो मुझे लेक्चर देना है और अभी जब चलना भी नहीं है, तो जब मैं ऐसे खड़ा हूँ और 20 मिनट ऐसे खड़ा रहूँगा तो मैं गिर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेरे जो फिंगर है, पैर के फिंगर्स को मैं ऐसे, टोस को ऐसे मूव करता रहूँगा, उंगलियों को चलाता रहूँगा। जब उंगलियों को मैं चला रहा हूँ खड़े खड़े, तो ये मसल्स ब्लड को ऊपर पुश कर रहे हैं और इससे वो जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन होगा। तो व्हाट इज़ दिस, आपने थोड़ा सा अपना पोस्चर को चेंज किया, थोड़ा सा मैनेजमेंट किया और आपका काम बन गया। या तो आप मूव कीजिए जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, और मूव करना पॉसिबल नहीं, एक जगह खड़ा ही होना है सावधान के पोस्ट पे, तो अपने टोस को, उंगलियों को चलाते रहिए, राइट। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं पेशेंट्स के लिए। ख़ास तौर पे ये जो हमारे किडनी के पेशेंट्स हैं, तो उनके पैरों में पानी भर जाता है, उनको इस पोस्चर में हम लिटाते हैं फॉर 2 आवर्स। उससे क्या है, ये जो खून है वो किडनी की तरफ आता है, किडनी के रिवाइवल फास्ट हो जाती है, उसका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, और यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो पानी जो जमा था वो निकल गया। तो ऐसे जब वो करते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद अगर नहीं भी करेंगे तब भी किडनी ठीक हो चुका है, तो वो नॉर्मल इंसान बन गया। तो ज़रा सोचिए इसमें कितना पैसा लग सकता है। इसमें लग सकता है 6 ईंटें, 3 ईंट इस तरफ, 3 ईंट उस तरफ, राइट। बिस्तर को थोड़ा ऊपर कर दो, और मान लो आप 6 बजे उठते हैं सुबह, तो 4 बजे से 6 बजे बिस्तर पे लेटे रहिए, बस बिस्तर को रेस कर दीजिए, या साथ में एक और बिस्तर लगा के रखिए कि 4 बजे अलार्म लगाया कि आप नॉर्मल बिस्तर से इसमें आ जाएंगे। यहाँ भी आपके प्रॉब्लम्स को देखते हुए कुछ पेशेंट्स को हमने हेड डाउन टिल्ट रिकमेंड किया है, करेंगे भी आप लोग, सब लोग नहीं, जिनको रिकमेंड किया है, जिनकी वो ज़रूरत है। तो ये भी मैनिपुलेशन है कि इस वक्त ब्लड यहाँ किडनी एरिया में हमें चाहिए, तो लेकिन पूरे दिन नहीं करना है, 2 घंटे सिर्फ एक बार में नहीं करना है। पहले दिन जब आप करेंगे आधे घंटे में आपको लगेगा अजीब अजीब लगेगा, ख़ास तौर पे वो जो किडनी पेशेंट नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी बैलेंस बना हुआ है। जिनका बैलेंस बिगड़ा हुआ है वो कर सकते हैं 2 घंटे। एक इंटरेस्टिंग बात, आप में से कुछ लोग ने किया होगा हॉट वाटर इमर्शन। इसमें 2 रूल काम कर रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है एंड हीट भी काम कर रहा है, टेम्परेचर काम कर रहा है। ये सारे किडनी पेशेंट हैं, हमारे हॉस्पिटल की पिक्चर आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो डायलिसिस पे जाया करते थे एक टाइम पे, अब इनको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। क्यों? हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? स्किन। स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जब किसी का किडनी काम ना करे तो उसके बॉडी में हीट
दें और प्रेशर दें, पानी का प्रेशर, तो उसका स्किन वर्क्स लाइक ए थर्ड किडनी। जो आपका पसीना निकलता है वो पसीना आप लैब में दीजिए और यूरिन सैंपल लैब में दीजिए, दोनों में जो कॉम्पोजिशन लगभग सिमिलर होता है। सोडियम, क्रेटिनाइन, यूरिया, यूरिन में जो निकलता है पसीने में भी वही निकलता है। तो जो किडनी काम करती है यूरिन बनाती है, स्किन काम करता है पसीना बनाता है, सेम है। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप में से कुछ लोगों को हॉट वाटर इमर्शन ने रिकमेंड किया है, आप करेंगे इन 3 दिन में, या आज किया होगा आपने, किया आज में से किसी ने? काफ़ी लोगों ने किया। जाने से पहले अपना बॉडी वेट चेक कीजिए और 2 घंटे बाद जब निकलेंगे तब बॉडी वेट चेक कीजिए। आप देखेंगे अक्सर 500 ग्राम, आधा किलो वेट कम हो जाता है। तो जब अंदर गए, इसका मतलब कुछ तो इसके बॉडी से बाहर निकला होगा ना, वो स्किन के रास्ते निकला, दैट इज द टॉक्सिन। एक्स्ट्रा क्रेटिनाइन, एक्स्ट्रा यूरिया, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, वो पानी में बह गया। तो मतलब ये है कि बॉडी को जो नहीं चाहिए वो बॉडी बाहर निकालना चाहती है। निकालने के बॉडी के 2-4 रास्ते ही हैं, या तो यूरिन के रास्ते निकालेंगे या ऐसे निकालेंगे, राइट। तो जो कैंसर पेशेंट्स हैं, किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं, या हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, या पेन के पेशेंट हैं जिनके बॉडी में दर्द रहता है, अगर तो कहीं कहीं दर्द है तो मतलब कि वहाँ टॉक्सिन जमा है, उसको बाहर निकालना है। तो क्या 2 घंटे अगर इसमें बैठेंगे तो उनका दर्द कम हो जाता है? ऑफ कोर्स हो जाता है। अभी जिन लोगों ने हाथ रेस किया, इसके बाद उनसे पूछिएगा क्या उनका दर्द कम हुआ, क्या उनका बीपी कम हुआ, क्या उनका वेट कम हुआ? कितनी बार में? एक ही बार में। लेकिन मैं एक बार करने नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कुछ दिन तक करना पड़ेगा ताकि पूरी तरह से आप ठीक हो जाए। तो बल्कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इन पेशेंट्स ने अपने अपने घर में ऐसा बना रखा है, जुगाड़ से बना रखा है ऐसा। तो ये आपका घर एक हॉस्पिटल हो सकता है। रादर देन स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज इन डायलिसिस मशीन और हर दिन अपनी बॉडी को खराब करना, क्यों ना उसको ठीक ही कर लिया जाए एक बार में। तो ये यहाँ पे हम जो लोग कर रहे हैं उनको सिखाएंगे और घर पे कैसे करना है वो भी बताएंगे, राइट। तो इससे जो मैं बता रहा था कि अलग अलग म्यूजिशियंस हैं, उनकी आंखों में पट्टी है, पट्टी इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टॉक्सिक्स। वो टॉक्सिन निकाल दिया आपने। हमें नहीं पता बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा है, कैल्शियम, हमें नहीं पता कुछ। हमने बॉडी को एक सिचुएशन दे दी है, बॉडी अपने आप काम करेगी। तो हमें ये डायग्नोस करने की जरूरत नहीं कि क्या ज़्यादा है क्या कम है। यू हैव टू गिव द राइट सिचुएशन, राइट माहौल। साइंटिफिकली देखें तो इस वक्त आपके सिर के ऊपर एटमॉस्फेयर है ना, हवा है, तो हवा का दबाव आपके सिर के ऊपर है, मेरे सिर के ऊपर है ना। अगर स्पेस में जाएंगे तो हवा नहीं मिलेगा, वो दबाव नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप इस पानी में बैठते हैं, जो लोग अभी बैठे हैं आज, बाकी लोगों को भी शायद मौका मिलेगा, जरूरत है जिनको है उनको, यहां तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके सिर पे है। इससे नीचे जो पानी में है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर, यानी कि ये बॉडी का पार्ट में प्रेशर इज 2% मोर देन द प्रेशर ऑफ दिस। ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया हमने और साथ में हीट, इससे काम बन गया योर स्किन बिकम द थर्ड किडनी। स्किन को किडनी में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर डिफरेंस प्लस हीट, स्किन बिकम्स अ किडनी। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा काम कर रहा है कि नहीं? मैंने आपको बताया ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, मैंने आपको बताया आपका वेट कम हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। कितने समय में? पहली बार में। तो एक्चुअली इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज होने लगता है। मानो ऐसे जैसे आप जिम कर रहे हो। जैसे मान लो जिम में ट्रेडमिल में आप दौड़ते हैं, कहीं पहुंचते तो नहीं है, लेकिन हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, थक जाते हैं हम। यहाँ जब बैठेंगे या जो लोग बैठे हैं उनको थकान महसूस होगी, खास तौर पे जो लोग हेल्दी हैं। जो तो किडनी फेलियर के पेशेंट है वो लंबे समय तक बैठ सकते हैं आराम से, उनका क्योंकि उनके बॉडी से निकल रहा है सब चीज़ें। जो तो बिल्कुल हेल्दी हैं, बॉडी से बहुत कुछ निकल नहीं सकता, देन दे स्टार्ट फीलिंग टायर्ड। तो उस वक्त आप दोबारा जब बैठेंगे तो कीजिएगा, बैठने से पहले अपना पल्स लीजिए, और बैठने के वक्त बैठे तो यहीं खाली, बीच बीच में आधे घंटे बाद पल्स लीजिए। आप देखेंगे आपका पल्स यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। और पल्स बढ़ना, हार्ट बीट बढ़ना, मतलब आप स्टेशनरी हैं, आपके बॉडी का ऑर्गन स्टेशनरी नहीं है उस वक्त, इट इज वर्किंग वेरी हार्ड।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग ज़्यादा बीमार हैं, जो किडनी फेलियर के पेशेंट है, वो ज़्यादा आराम से बैठ सकते हैं। जो लोग बीमार नहीं, वो आधे घंटे में लगेगा मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, तब लगेगा ये लोग कैसे बैठते होंगे। लेकिन जिनके बॉडी में स्कोप है चीज़ों को बाहर फेंकने का, तब तक वो आराम से बैठ सकते हैं। और जितनी देर आराम से बैठ सकते हैं उतनी देर बैठिए, उसके बाद अब उठ जाइए, अगले दिन दोबारा बैठिए, या दिन में अगली कभी और दोबारा बैठिए। खाना खाने के बाद नहीं, खाना खाने के बाद बैठेंगे तो पेट में खाना है वो भी मुंह से निकलने को होगा, उल्टी टाइप होगी, तो उसको अवॉइड करना है, राइट। नीचे गर्मी है तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉवल रख दिया ताकि यहाँ सिर पे हीट ना लगे, लगेगा तो सिर दर्द हो जाता कुछ लोगों को, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब देखिए आइडिया बहुत सिंपल है कि हमारे बॉडी में जो चीज़ बॉडी को नहीं चाहिए उसे बॉडी से निकालना। खास तौर पे जो कैंसर पेशेंट्स हैं, अगर बॉडी में कैंसर है, कोई ट्यूमरस ग्रोथ है, वो किसने बनाया? बॉडी ने बनाया। तो डिसॉल्व कौन करेगा? बॉडी करेगा। जो बॉडी बना सकती है वो बॉडी डिसॉल्व भी कर सकती है। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। इफ द बॉडी कैन मेक द डिजीज, इट हैज़ द एबिलिटी टू क्योर इट ऑल्सो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन हम एक माहौल ऐसा दे दें। वो माहौल क्या है? वो ये है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसके लिए ये करने की भी जरूरत नहीं है। आपके आसपास ऑलरेडी कितने लोगों ने हाथ रेस किया, वो कर रहे हैं, वो भी 3 दिन करेंगे, उन्हीं का रिजल्ट आपको पता चल जाएगा, राइट। सब लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सबको जरूरत नहीं है इस चीज़ की। तो 2 चीज़ें याद रखिए, एक तो है ग्रेविटी, प्रेशर, और दूसरा है हीट। तो हीट, जैसे मान लो ऐसे आप में से हैं जिनके घुटने के जॉइंट पेन, घुटने के दर्द हैं कुछ लोग ऐसे, काफ़ी है ना। तो आपको जो हीट चाहिए लोकलाइज यहीं पे तो चाहिए, तो आपके लिए अलग मेथड है पंचकर्मा का, तो वो मेथड आपके ऊपर अप्लाई होगा। तो जहां पे चाहिए लोकलाइज्ड वो किया जाएगा। वो कैसे कर रहे हैं वो भी देखेंगे, और घर जाके कैसे करें आपको किट भी मिल जाएगा, राइट। तो आइडिया ये है कि ठीक यहाँ किया, लेकिन ठीक रहना भी तो है ना। और वही चीज़ें हम यहाँ करेंगे जो आप, या वही चीज़ करने बोलेंगे जो हमें लगता है कि आप बिना अपने लाइफस्टाइल को ज़्यादा बिगाड़े, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट से ही, बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए आप ये सब कर पाएँ। वैसे भी तो पैसा खर्चा कर रहे हैं दवाइयों में, वाई नॉट टू स्पेंड ऑन योर हेल्थ, राइट। जहाँ डाइट का रोल है, डाइट को थोड़ा चेंज करने का रोल है, राइट। सो दिस इज द हीट एंड द ग्रेविटी। जब आप पानी में बैठते हैं तो बॉडी में कुछ तरह के हॉर्मोन्स जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है वो बॉडी कम करने लगता है। कुछ तरह के हॉर्मोन्स जो बॉडी के ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एंड वंस दिस हैपन्स तो बॉडी में बदलाव आने शुरू होते हैं, पॉजिटिव बेनिफिट। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो लोग हेल्दी भी हैं उनको भी, जैसे जिम जाते हैं आप, आधा 1 घंटा रोज इस तरह का अगर जुगाड़ कर पाएँ घर पे, कर लेना चाहिए, राइट। ऐसे नहीं कि बीमार पड़ने के बाद ही करना है, बीमार नहीं पड़े तब भी कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। डेली आधे घंटे से 1 घंटा कीजिए, लाइफ टाइम। लेट इट बी अ पार्ट ऑफ ए लाइफ स्टाइल। नॉर्मली क्या है कि इसमें इट इन्वॉल्व्स वाटर, और क्या है कि पानी की कमी है हमें। तो जैसे आप बैठे तो आपका टब अलग है, तो आप उस पानी को हफ्ते में 1 बार 2 बार बदल देंगे तो ठीक है। लेकिन उसी टब में अगर और भी किसी को बैठना है, जैसे यहाँ पे होता है, तो हर बार पानी बदलते हैं। तो पानी तो वैसे पहले से ही कम है हमें, या तो हमारे घर में अगर कर रहे हैं तो हर फैमिली मेम्बर का अलग अलग। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया कि उन्होंने रिसाइकिल का भी एक तरीका निकाला, पानी निकलता है, वेस्ट नहीं करते, उसे रिसाइकिल होकर दोबारा आ जाता है, फिल्टर होकर दोबारा आता है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ही सस्ता इन्वेस्टमेंट है लाइफ टाइम के लिए। तो यानी कि पहली बात तो ये कि कोई अगर बीमार पड़ता है तो देयर इज़ नो सोल्यूशन अदरवाइज। सोल्यूशन होता तो आप देखिए जहाँ से आए हैं सबके घर में आसपास तो हॉस्पिटल है ही बड़े से बड़ा, यू माइट नॉट हैव गॉट द सोल्यूशन, राइट। तो ये कैसे करना है, क्यों करना है, कितना फ़ायदा होगा, राइट, कैसे घर पे करना है, ये सारी चीज़ आप इन 3 दिन में सीखेंगे। बट मैंने आपको छोटा सा एक रिव्यू दिया। ये लास्ट में इसलिए ले रहे हैं बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम एज मेडिसिन। क्या खा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, और कब खा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पे जितना बात करें उतना कम है। जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आप में से काफ़ी 50% तो है ना, आप मेरे कोई बात मत मानिए, मान लीजिए एक भी बात मत कुछ नहीं मानना है। एक बात जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, अगर एक बात ये करेंगे तो आप में से इफ़ नॉट 100%,
70-80% की ब्लड शुगर की गोली तो एक दिन में छूट जाएगी, वन डे। व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ, याद रखिए हमारा जो पेनक्रियाज है, सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा हूँ, वो रात के 8 बजे सो जाता है, सोने चले जाता है। रात के 8 बजे सनसेट के 1-2 घंटे बाद इट गोज फॉर इन ए स्लीपिंग मोड। तो आपका जो आखिरी मील है वो 6 बजे आप खाएंगे, तो 6 से 8 बजे तक उसको डाइजेस्ट होने लगेगा, तो 8 बजे तक वो जगा हुआ है। तो आपकी ब्लड शुगर की समस्या 60-70-80% कम हो जाएगी पहले दिन से ही। वेरी सिंपल। आप वही वाला खाना, मैं ये नहीं बोल रहा क्या खाना क्या नहीं खाना है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कितना खाना, ये भी बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ वही खाना, जो भी खाना आप खाते आए, रोटी सब्जी दाल चावल उल्टा सीधा, मैं वो और कितना भी, जो थाली है आपका, आप 6 बजे खाइए, फिनिश कर लीजिए। 8 बजे आप देखेंगे ब्लड शुगर से इट इज़ 150, लेकिन वही थाली 6 बजे की जगह 8 बजे खाइए, आप 10 बजे ब्लड शुगर देखेंगे 100 अधिक मिलेगा। आप समझ रहे हैं? तो टाइम इज ए मेडिसिन। तो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, आप पे निर्भर, फ्लेक्सिबल है। कब खा रहे हैं ये आपके हाथ में नहीं है, ये टाइम एज मेडिसिन के हाथ में है। अब अगर 8 बजे खाएंगे तो यानी कि 8 से 10 घंटा, 2 घंटा लगेगा डाइजेस्ट होने में, राइट। तो अब जो पेनक्रियास इंसुलिन बनाएगा उसका प्रोडक्शन 8 बजे से पहले से 50% ही रह जाता है, यानी कि आपका ब्लड शुगर ठीक से एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगा। ये आप खुद करके एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। आप ऐसे देख सकते हैं कि चलो जो भी आप रोज़ खाते हैं वही थाली आप 6 बजे खा लीजिए। अब देखिए अगले दिन सुबह का ब्लड शुगर या 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर। फिर एक दिन डिसाइड कीजिए कि नहीं मैं वही खाना 10 बजे खाऊंगा। अब अगले दिन का देखिए या 2 घंटे बाद का देखिए। एक दिन में आपको पता चल जाएगा कि अगर आप सिर्फ एक रूल फॉलो करते हैं कि जब पेनक्रियास सो जाती हैं, टाइम क्लॉक उसका, उसके बाद हमें नहीं खाना है, और सोने से भी 2 घंटे पहले खाना है। क्योंकि मान लो वो 8 बजे सोती है, आप 8 बजे ही खाएंगे तो भी तो वो 2 घंटे और लगाएगा ना, है ना, कि 8 बजे वो सोता है एंड 8 बजे इस लिटरली 8 बजे, ये तो लिटरेचर में है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ लिटरेचर को हम ना मान के एक्सपेरिमेंट करके, क्योंकि इसमें नुकसान भी कुछ नहीं है, एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ओनली 1 डे। वो दिन आज का भी है वैसे तो, क्योंकि अब भी हम 6 बजे ही हम डिनर देंगे, हालांकि वो 7 बजे तक खत्म होगा, राइट, वी आर वेरी नियर टू दैट। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि ब्लड शुगर तो हम कम कर ही देंगे पहले दिन, बिकॉज मुझे पता है पेनक्रियास जब तक आपकी जगी हुई हैं तभी तक आपको खाने दे रहे हैं, अनलेस कि उसके बाद चोरी छुपे कुछ कोई खा ले, वो अलग बात है, बट आई नो यू विल नॉट डू इट, राइट। तो सिर्फ एक रूल, एक्सपेरिमेंट करके देखिए घर पे। जो लोग चूहे पकड़ते हैं ना पिंजरे में, चूहे जो हैं वो नॉर्मली रात को खाते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक उनका उल्टा बना हुआ है इंसान से, वो रात को निकलते हैं। आप गौर करेंगे कि चूहे दिन में नज़र नहीं आते, जैसे अभी रात को जब सो रहे होते हैं खटपट खटपट नजर आता, आवाज़ आती है ना किचन से, चूहे रात को खाने वाले प्राणी हैं, उनका बायोलॉजिकल क्लॉक उस तरह सेट है। आप चूहा पकड़िए 2 एक जैसे, चाहे तो खरीद के भी ला सकते हैं, और एक चूहे को खाना दीजिए दिन में, और दिन सनलाइट के बाद हटा लीजिए खाना, उतना ही खाना एक चूहे को दीजिए रात में। जिस चूहे को दिन में खाना देंगे वो मोटा होता जाएगा। खाना ज़्यादा नहीं दे रहे हैं आप, सेम दे रहे हैं दोनों को, लेकिन एक को दिन में दे रहे हैं, एक को रात में दे रहे हैं। तो और जिसको रात में दे रहे हैं, जैसे ही सूरज उगा खाना हटा दिया, फिर आप देखेंगे जो चूहा दिन में खाना खा रहा है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, बिकॉज वो पिंजरे में, दिन में खाना पड़ेगा उसे, वो वाला चूहा धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। तो जो मोटापे का कनेक्शन क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उससे ज़्यादा ये है कब खा रहे हैं, टाइम एज मेडिसिन। सनसेट, क्योंकि चूहे के केस में क्या है, वो नॉक्टर्नल प्राणी है, भगवान ने बनाया ऐसे कि वो जब सब सोएंगे तब खाएंगे, बचा खुचा जो भी मिलेगा तब खाएंगे, दैट इज हाउ इट इज मेड। इंसान दिन में खाना है, तो आप खाना चाहे कम खाएं, लेकिन रात को 10 बजे खाएंगे, 12 बजे खाएंगे, कुछ लोग तो रात को 2 बजे उठ के भी खा लेते हैं, है ना। तो दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, वो हमें नहीं करना है। तो रूल टाइम एज मेडिसिन में, इसके बारे में, इसके साइंस को कल हम बहुत डिटेल में जानेंगे। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन का एक टाइमिंग है,
उस टाइम के हिसाब से करना है, जो बहुत मुश्किल नहीं है, उसके आसपास भी करना है। मैं तो बोलता हूँ 6 बजे छोड़ो, चलो 7 बजे तक खा लो, 7 बजे छोड़ो 7:30 बजे तक खा लो। अच्छा कभी कभी बोलते शादी में गए इधर, वो तो कभी कभी होगा ना, रोज तो होगा नहीं, राइट। वन चेंज, जो लोग खाना नहीं बदल सकते, राइट, या अपनी हैबिट छोड़ नहीं सकते, सिर्फ टाइम एज मेडिसिन कर देंगे, उसी से आपको एटलीस्ट ब्लड शुगर में और ब्लड प्रेशर में फ़र्क मिल जाएगा। 2 चीज़ों में, ब्लड प्रेशर में फ़र्क, नंबर 1 कि ब्लड प्रेशर उतना हाई नहीं रहेगा तो दवाई छोड़नी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दिन और रात का डिफरेंस, याद आ रहा आपको? सुबह 10 बजे का जो ब्लड प्रेशर है, इट हैज़ टू बी अबाउट 20 यूनिट हायर देन रात के ब्लड प्रेशर। ये बैलेंस अगर बिगड़ गया, उल्टा हो गया, दिस मीन्स यू आर प्रोन टू हार्ट अटैक, राइट, यानी कि आपने बॉडी का रिदम को ख़राब कर दिया। तो ये अभी तक तो हम इसके डिटेल में ना जाके 7 इम्पॉर्टेंट कड़ी जिसे आपके लाइफ में बदलना है, बदलने की कोशिश हमारी कल से शुरू हो गई है। जैसे अभी भी आप 0 वोल्ट पे ऑलरेडी हैं, लिविंग वाटर ऑलरेडी पी रहे हैं, डाइट पे ऑलरेडी हैं, थेरेपी आपकी चली रही है, और साथ ही साथ हमारे डॉक्टरों की नज़र है कि उसी रफ्तार से आपकी दवाइयों को टेपर डाउन करना है धीरे धीरे इन दीज 3 डेज। कुछ दवाइयाँ छुड़ा दी हैं, कुछ टेपर डाउन करना है। एंड 3rd डे लगभग इसी समय आपके जो 3 दिन का प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो सबके सामने, एक दूसरे के सामने आएगा। तो आप देखेंगे जो आप अभी देख रहे थे और ये थ्योरेटिकल लग रहा है कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना ज़्यादा है। अब आते हैं वहीं पे, हम बीमार क्यों हैं? आंसर वेरी क्लियर, क्योंकि आपने बॉडी क्लॉक को छेड़ा कि नहीं छेड़ा? आप में से कौन ऐसा है जो 6 बजे अपना डिनर कर लेता होगा? 1-2 लोग हैं, है ना, है ना। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक रूल भी हम ठीक से नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि हम इस लाइफस्टाइल में, जब आप रोज करेंगे सबको पता चल जाएगा। जिस तरह से मैं द काइंड ऑफ फूड विच आई ईट सबको पता चल चुका है, इसलिए कहीं भी मुझे कोई इनवाइट करता है तो फिर उस तरह से ही मिल जाता है ना। तो वो एक रेपुटेशन वाली बात है विच यू क्रिएट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यू स्टार्ट एजुकेटिंग द पीपल, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहला जो सवाल है आपका, हम बीमार क्यों पड़े? क्योंकि आपने जाने अनजाने अपनी सर्केडियन रिदम, बॉडी क्लॉक को बिगाड़ दिया है। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल है ड्रग्स का। दवाइयों पे जब आप रहते हैं तो दवाइयाँ जब चाहे सो गए, जब चाहे उठ गए, जैसा फील कर रहे, डिप्रेशन गोली खा ली, आपका पूरा जो सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है। दवाइयाँ प्लस लाइफस्टाइल। तो क्यों बीमार है? क्योंकि हमने दवाइयाँ ली। क्यों बीमार है? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ये रूल्स को ब्रीच किया या ब्रेक किया। जैसे एक रूल कि 0 वोल्ट। अगर मैं फिर ये सवाल पूछूं, कितने लोग हैं जो नंगे पैर चलते होंगे आधे घंटे रोज? थोड़े बहुत हाथ रेज है ना, 1 घंटे चलते हैं, लेकिन थोड़े बहुत 10% हाथ ही तो रेज है। तो कुछ लोग कोई रूल तोड़ रहे हैं, कुछ लोग कोई रूल तोड़ रहे हैं, कुछ लोग सारे रूल तोड़ रहे हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे जो लिविंग वाटर पीते होंगे ना? अब 2-4 हाथ हैं, है ना। लेकिन कितने लोग ऐसे जो सारा कुछ हमेशा कर रहे होंगे? नहीं होंगे, है ना। तो अगर हम सारा कुछ हमेशा करने लगे, एटलीस्ट अगले 1 महीने तक, जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाए, फिर एक बीच का रास्ता लेने। तो पहला सवाल जो था, हम बीमार क्यों हैं, उसका जवाब आपको दिख रहा है। दूसरा, ठीक क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इनको करेक्ट नहीं कर रहे ना। हम करेक्ट तभी करेंगे जब पता चलेगा कि करेक्ट क्या करना है। और ठीक कैसे हो? ऑब्वियस आंसर है, इन सबको करेक्ट कर लो। अच्छा, करेक्ट करने कैसे करेक्ट करना, वो आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। अगेन लेट मी रिमाइंड कि अभी भी आप 0 वोल्टेज पे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आपको टाइम मिले, आज खाली जब हो, थोड़े नंगे पैर रहिए, मेक इट ए पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। मान लो आप बाहर जाते हैं, अपने कॉलोनी में किसी से बातचीत कर रहे हैं, चप्पल उतार खड़े हो जाए, थोड़ी देर तक बातचीत तो कर ही रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आपके हैबिट में थोड़ा थोड़ा बदलाव, जो आपके लाइफस्टाइल को ना डिस्टर्ब करे बट आपको हेल्थ बेनिफिट दे दें, राइट। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, और जिसकी शुरुआत हम अभी कर रहे हैं। और जब रिजल्ट दिखेगा, विच आई एम श्योर तीसरे दिन तक दिख जाएगा, तो किसी में ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम, तो उससे आपकी मोटिवेशन आई होप बढ़ेगा। जब मोटिवेशन बढ़ता है तो उस चीज़ की करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है। वैसे भी ये वो ऐसी कोई बात है नहीं जो कि करना असंभव हो, या 100% ना कर पाए 50% करो, 50% नहीं कर पाओ 40% करो, कुछ तो करो, राइट। तो आपके दिमाग में सवाल आएंगे, आने भी चाहिए। तो क्वेश्चन आपको एक स्लिप मिला होगा, आज के लिए एक स्लिप मिला होगा, कल के लिए आप उसमें सवाल अपने लिख सकते हैं। आज पूरे दिन भर में अपने अपने टीम लीडर डॉक्टर्स को सबमिट कर सकते हैं, वो उनसे मेरे पास आ जाएगा। और कल का जो लेक्चर होगा
वो जो आपने सवाल पूछे हैं वो डाउट्स हो सकते हैं, कहीं आप एग्री नहीं करते हैं, वो भी हो सकता है, राइट। कहीं आप सोचते हैं ये तो उल्टा ही बोल रहे हैं, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, जो कि आपके हेल्थ से या इससे लेना देना है। तो कल मैं उन सवालों को लूँगा एंड आई विल ट्राई टू इंक्लूड इन माई नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। कल उसके बाद भी सवाल रहेंगे आपके, तो फिर कल की भी एक आपको वो दिया हुआ है क्वेश्चन, वो मैं परसों लूँगा, राइट। वो इसलिए क्योंकि अगर हम एक एक करके ऐसे हम लेंगे क्वेश्चन तो हम आपके थेरेपीज़ वगैरह छूट जाएंगी। इन 3 दिन में हमें बहुत कुछ अचीव करना है, इसलिए टाइम की परवाह करते हुए हम ऐसा मैकेनिज्म करें कि सारा कुछ आप सीख जाएं, डाउट भी कोई ना रहे, एक गोल अचीव हो जाए जो हम करने आए ही हैं, राइट। तो वो इफेक्टिवली हो पाए। और 3 दिन के बाद भी हम 1 महीने तक फॉलोअप में हैं, आपको पता होगा, अगले 1 महीने तक। क्योंकि घर पे भी जब करेंगे ना तो आपके दिमाग में सवाल आएंगे, उतार चढ़ाव आएगा, क्योंकि वहाँ माहौल थोड़ा सा उतना कंट्रोल में नहीं भी होगा। तो 1 महीने तक हमारे रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स फॉलोअप करेंगे, कैसे करेंगे बताएंगे, सो दैट हम अपना गोल अचीव कर पाएँ। एक बात याद रखिए कि जिन लोगों को हमने, सबको जितने भी आवेदन आए सबको हमने नहीं लिया। कुछ लोगों की हालत ऐसी थी कि वो 3 दिन नहीं रहेंगे, उनको 7 दिन 10 दिन तक रुकना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तो वो अलग तरह से वो उनका एडमिशन किया है। आपका एडमिशन 3 दिन वाले इसमें इसलिए किया है क्योंकि मुझे पता है कि 3 दिन में आपको हम एक रीजनेबल रिजल्ट दिखा सकते हैं, इसीलिए आप 3 दिन के इस कैंप में हैं। तो खैर अब आगे चल के ग्रुप फोटो का एक कर लिया जाए।